नमस्कार। न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है संसद का, और उसके साथ ही बिहार का विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। मानसून सत्र में विपक्ष ने तय कर लिया है कि उसे किन मुद्दों पर सरकार से सवाल करने हैं। एक बैठक विपक्ष की कल हो चुकी है, आपने देखा, और आज सर्वदलीय बैठक में भी उन्हीं मुद्दों को दोहराया गया। इधर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में, सर्वदलीय बैठक में, सरकार के सुर थोड़े नरम दिखे हैं, क्योंकि सरकार जानती है कि अब ज्यादा वक्त तक सवालों को टालना उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। इधर बिहार में भी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में जब सदन में उतरेंगे, विधानसभा में उतरेंगे, तो उनके तेवर तल्ख रहेंगे। ये उनके बयानों और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को देखकर समझ आता ही है। नीतीश कुमार के लिए तो अब बिहार में सीएम बने रहना ही एकमात्र मकसद दिखाई दे रहा है। बाकी किसी और बात से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आज नीतीश के बेटे निशांत ने फिर कहा है कि सीएम पिताजी को ही बनना चाहिए, और उससे पहले जेडीयू कोटे से मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा था कि कोई फर्स्ट डिवीजन आए या थर्ड डिवीजन, सीएम तो नीतीश कुमार को ही बनना चाहिए, वही बनेंगे, चाहे जैसे भी बने। इसको लेकर किसी को भी संकोच नहीं करना चाहिए। हजारी साहब का कहना है, नीतीश के कोटे से मंत्री हैं, मतलब बीजेपी को सत्ता चाहिए और नीतीश को सीएम पद। लेकिन क्या इस बार बिहार की जनता ऐसा होने देगी? इस पर एक सर्वे अभी हाल फिलहाल आया है, उस सर्वे पे जाएं। लेकिन उससे पहले नीतीश बाबू को एक समझाइश दी गई है, और वो भी उनके ही साथी के जरिए, उनके एनडीए के साथी के जरिए दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने वो समझाया है। क्या कुछ कहा है आज एक फेसबुक पोस्ट और ट्विटर पोस्ट लिखकर। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ देखिए साफ साफ एक बड़ा सा पोस्ट लिख रहे हैं, और इस पोस्ट में जो बातें वो लिख रहे हैं वो आपके सामने है कि खुशी के, वो लिख रहे हैं, सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि आज बड़े भाई आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत का जन्मदिन है। खुशी के इस अवसर पर जेडीयू की नई उम्मीद निशांत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर उसे हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त रखें। इस अवसर पर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से अति विनम्र आग्रह है कि समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों का ब्रैकेट में साथ साथ संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे। ये फिलहाल राज्य हित में अति आवश्यक है, परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण ब्रैकेट में है, जो वक्त मेरी ही नहीं स्वयं उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं नेताओं की राय में अब आ चुका है के विषय पर समय रहते ठोस फैसला ले लें। यही उनके दल के हित में है, और इसमें विलंब दल के लिए अपूरणीय नुकसान का कारण बन सकता है, शायद ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी हो भी ना पाए। उसके बाद ब्रैकेट में एक नोट और है। उस नोट में लिख रहे हैं, मैं जो कुछ कह रहा हूं जनता दल यूनाइटेड के नेता शायद मुख्यमंत्री जी से कह नहीं पाएंगे, और कुछ लोग कह भी सकते हों तो वैसे लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। ये बात यानी जो ये कह रहे हैं कि आप अब संन्यास लीजिए, पार्टी की कमान आप सौंप दीजिए अपने सुपुत्र को, अपने बेटे को, निशांत को। ये यहाँ पर कुल मिलाकर जो कहना चाह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो इन्होंने यहाँ बात कही है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर बात जो है वो नीतीश कुमार सीएम पद पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये, और क्या वो बीजेपी के साथी ही बने रहेंगे, या जैसे महेश्वर हजारी ने कहा है कि कोई फर्स्ट डिवीजन आए या थर्ड डिवीजन, सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, चाहे जैसे भी बने। इसको लेकर किसी को भी संकोच नहीं करना चाहिए। यानी नीतीश कुमार पहले नंबर पे, उनकी पार्टी पहले नंबर पे आए या तीसरे नंबर पे आए, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, और इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब महेश्वर हजारी जी क्या कहना चाहते हैं? क्या हजारी जी ये कहना चाहते हैं कि या तो वो इधर रहेंगे या वो उधर भी जा सकते हैं, यानी वो महागठबंधन के साथी भी बन सकते हैं, ऐसा है क्या? लेकिन वहां साफ साफ है कि बीजेपी को सत्ता चाहिए और नीतीश को सीएम पद चाहिए। लेकिन क्या इस बार बिहार की जनता ऐसा होने देगी? क्योंकि जो सर्वे हाल फिलहाल आए हैं,
सब में एनडीए पिछड़ा हुआ दिख रहा है और अब नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन यानी नैकडोर और द कन्वर्जेंट मीडिया यानी टीसीएम की ओर से समूचे बिहार में दलित समाज के बीच कराए गए सर्वे में भी नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सर्वे का विषय था, नैकडोर के सर्वे का विषय था कि दलित किधर, बिहार का दलित किधर, दलितों द्वारा चुनावी सर्वे इस शीर्षक से बाकायदा पूरी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भोजपुर, चंपारण, सीमांचल, मिथिलांचल, पाटलिपुत्र और मगध और कोसी कुल 6 क्षेत्रों में पूरे बिहार को बांटकर सर्वे में बिहार के दलित समाज की अभिव्यक्ति सामने आई है। खास बात यह है कि अपनी तरह का ये अनोखा सर्वे है, क्योंकि पहली बार बिहार में दलित कार्यकर्ताओं ने दलितों का मूड सामने लाने की पहल की है। दलितों का मूड यानी ये पूरा सर्वे दलितों ने ही किया है, दलितों के बीच जाकर। यह सर्वेक्षण बिहार के दलित समुदाय की राय को दर्शाता है, जिसमें बेरोजगारी, आरक्षण और नेतृत्व जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। महागठबंधन और तेजस्वी यादव के लिए मजबूत समर्थन दिखता है इस सर्वे में। हालांकि कुछ सवालों पर एनडीए और नरेंद्र मोदी का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। नीतीश सरकार के प्रदर्शन को लेकर मिश्रित राय है और चुनावी निष्पक्षता पर भी बहस जारी है। खास तौर से बिहार में मतदाताओं के बीच एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या हिंदी में कहें तो विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जो वोटर लिस्ट को लेकर चल रहा है, उसके बाद से दलित मतदाताओं में अपना वोट छिन जाने का डर दिखता है। 71.56% मतदाताओं में वोट छिन जाने का डर दिखता है, यानी उनको लगता है कि उनका वोटर कार्ड बनेगा ही नहीं। ये देखिए 71.55% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि पता नहीं हमारा शायद वोट नहीं। नए वोटर लिस्ट में क्या आपको अपना वोट छिन जाने का डर है? यहां पर हाँ कहने वाले 71.75% लोग, ना कहने वाले 32.74% लोग और 5% से थोड़ा सा ज्यादा जो कोई राय नहीं रख रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को 47.50%, यहां देखिए राष्ट्रीय, बिहार में दलित किधर, यहां दलितों के बीच राष्ट्रीय स्तर का नेता, राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पसंद का नेता कौन है, जिसमें 47.51% को नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, 40.30% उन्हें राहुल गांधी को मजबूत चुनौती देते हुए देख रहे हैं। कोसी और भोजपुर रीजन में राहुल गांधी ने लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी को बड़े अंतर से पीछे छोड़ा है। कोसी रीजन में राहुल गांधी को 63.96% यानी लगभग 64% लोगों ने कोसी क्षेत्र में राहुल गांधी को पसंदीदा नेता माना है, और दूसरी तरफ जबकि नरेंद्र मोदी को लगभग 32% लोगों ने माना है। भोजपुर रीजन में राहुल गांधी के लिए 55.26% की लोकप्रियता है, जबकि नरेंद्र मोदी को महज 25.80% की लोकप्रियता हासिल है। एक ऐसे प्रदेश में जहां कांग्रेस का संगठनात्मक आधार जो है वो अब बीजेपी के मुकाबले बहुत कम है, वहां नरेंद्र मोदी के मुकाबले में राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता राजनीतिक संदेश देती है। दोस्तों, 12 अलग अलग सवाल किए गए इस सर्वे में। उन सवालों को एक एक कर आपके सामने लाता हूं। हमारे साथी जो इस पूरे नैकडोर के चेयरपर्सन वो भी रहेंगे, साथ में हमारे साथी प्रेम कुमार जी भी रहेंगे जिन्होंने इस पूरे सर्वे को कंडक्ट किया है, और भी हमारे साथी रहेंगे। सबके बीच हम चलेंगे, लेकिन उनसे पहले कुछ सवाल, जो 12 सवाल हैं, उनको एक एक कर आपके सामने जल्दी से रख देता हूं। पहला सवाल है कि नीतीश सरकार का कामकाज कैसा रहा? नीतीश सरकार का कामकाज कैसा रहा? इसमें इनका कहना है 48 आप देख लीजिए, इसको लेकर दलित समुदाय में निराशा है। 48.44% लोगों ने नीतीश सरकार के कामकाज को खराब माना है। आप देखिए 6% से थोड़ा सा ज्यादा यानी 6.1% ने अपनी राय नहीं दी है, जबकि लगभग 45.46% लोगों ने सरकार के प्रदर्शन को अच्छा माना है। 48% लोग कह रहे हैं कि हम, और 6% लोग कह रहे हैं कि हम कोई राय नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 48 में 6 जोड़ दीजिए, और यहां पर प्रदर्शन में, लोकप्रिय कामकाज में यहां नीतीश बाबू 20 साल बाद भी खरे नहीं उतर रहे हैं।
दूसरा सवाल यहां पे था कि राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पसंद का नेता कौन है, और यह आपके सामने पहले भी रख चुका हूं। राष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा नेता यहां पर माना गया है 47.51% के हिसाब से। यहां राहुल पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी। लेकिन तीसरा प्रश्न जो है कि बिहार में सबसे बड़ा दलित नेता आप किसे मानते हैं? बिहार में सबसे बड़ा दलित नेता आप किसे मानते हैं? इसमें रामविलास पासवान को दलित समुदाय में सबसे बड़ा नेता माना गया है, जिन्हें आधे से अधिक यानी 52.35% लोगों का समर्थन है। बाबू जगजीवन राम को भी 29.6% लोगों ने पसंद किया है, जो उनकी ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है, जिस पर कांग्रेस का दावा है। ये आप देख लीजिए अलग अलग। उनके अलावा रामसुंदर दास, भोला पासवान शास्त्री, ये 4 लोगों का नाम और ये आंकड़े आपके सामने है। चौथा प्रश्न था कि बिहार में आपका मनपसंद नेता तेजस्वी कौन है? यहां बिहार में आपका मनपसंद नेता कौन? नंबर 1 पे यहां पर तेजस्वी यादव बने हुए हैं 28.83% के हिसाब से, लगभग 29%। नंबर 2 पे दलितों के बीच, नंबर 2 पे आप देखिए दलित नेता यहां चिराग पासवान है, लेकिन दलितों के बीच पॉपुलर नेता तेजस्वी यादव है। इससे आप समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पर चिराग पासवान, तीसरे नंबर पर यहां पर नीतीश जीतन राम मांझी हैं तीसरे नंबर पर, ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद चौथे पर तीसरे पर यहां पर नीतीश कुमार हैं, चौथे पे जीतन राम मांझी है और 5वें पे प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। 5वें प्रश्न में आइए तो बिहार विधानसभा चुनाव में आप किस गठबंधन के साथ हैं? यहां पर एक बहुत चौंकाने वाला कह सकते हैं कि दलितों के बीच महागठबंधन को लेकर साफ साफ यहां पर झुकाव दिखाई दे रहा है। 46.13% लोगों ने कहा है साफ साफ कि हम महागठबंधन के साथ हैं, यानी बड़ा एक अंतर है। और महागठबंधन को छोड़ के एनडीए की बात करें, जिसमें सब हैं, नीतीश बाबू की पार्टी है, जिसमें बीजेपी है, जिसमें जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, इन सब ने भी 31.93% से ज्यादा मत नहीं पाया। तो ये आप देख रहे हैं, और अन्य के खाते में 21.94%। तो ये कि बिहार विधानसभा चुनाव में आप किस गठबंधन के साथ हैं, इसका जवाब यहां पे है। उसके बाद आगे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आपने किस पार्टी को वोट दिया था? उस समय भी आप देखिए दलितों ने महागठबंधन को ही वोट दिया था और लगभग 46% उस समय भी दिया था। और दूसरे नंबर पर एनडीए था जिसमें 36.53%। तीसरे नंबर पर एलजेपी, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी अलग लड़ी थी। 7वां प्रश्न जो है वह है कि क्या आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है? एक बड़ा सवाल यहां पे कि क्या आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है आज की तारीख में, जब वहां एसआईआर चल रहा है। और वैसे में क्या आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है? तो उसमें क्या आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है? तो इसमें देखिए 51.22%, यानी 51% से ज्यादा लोगों का मानना है कि चुनाव यहां पर जो है उस पर भरोसा है, निष्पक्ष होते हैं। 27.42% का मानना है कि हमको भरोसा नहीं है। 21% लोगों का कहना है कि पता नहीं। ये चुनाव की प्रक्रिया में विश्वास और संदेह दोनों को दर्शाता है। आप देख लीजिए यहां अलग अलग बातें चुनाव आयोग को लेकर। और सबसे बड़ी बात कि 21.36, लगभग 22%, 21.5% लोग कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कह रहे हैं, या मतलब वो मुखर नहीं है, सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बात है कि अंदर खाने कुछ तो चल रहा होगा। 8वां प्रश्न है कि जातिगत जनगणना का श्रेय आप किसे देते हैं? जातिगत जनगणना की बात जब आती है तो जातिगत जनगणना का मुद्दा आप जान लीजिए कि बिहार में भी काफी है। उसका श्रेय आप किसको देते हैं? तो यहां पर 33% लोगों ने नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया है, और 30% लोगों ने राहुल गांधी को, और 30.81% और 27.57% लोगों ने तेजस्वी यादव को मत दिया है। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 30 और 27, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों एक ही गठबंधन के नेता हैं। दोनों में अलग अलग सर्वे, लेकिन उसके बाद मिलाकर भी नरेंद्र मोदी से काफी आगे जाते हैं। नरेंद्र मोदी यहां अकेले अपने दम पर 33.15% लोगों को के बीच पॉपुलैरिटी और जाति आधारित जनगणना पे तो जाते हैं, लेकिन यहां पर वो थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं तब जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ साथ आते हैं। 9वां प्रश्न है कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इसमें देखिए कि
बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा यहां माना गया है और जिसे लगभग 58.85% लोगों ने साफ साफ कहा है कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के बाद जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार भी महत्वपूर्ण मुद्दे में हैं, जबकि पलायन और कानून व्यवस्था को कम प्राथमिकता मिली है। यह दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक मुद्दे दलित समुदाय की प्राथमिकता हैं। 10वां प्रश्न है कि आपके मतदान का आधार क्या होगा। माफी चाहूंगा, आपके मतदान का आधार क्या होगा, किस बेस पर आप मतदान करेंगे। यहां पर 44.66% लोग कह रहे हैं कि उम्मीदवार के आधार पर मतदान करेंगे। उम्मीदवार को पहले हम देखेंगे, उस आधार पर मतदान करेंगे, जबकि 32.51% लोग कह रहे हैं कि पार्टी को प्राथमिकता देंगे और केवल 10% लोग 10.09% लोगों ने कहा है कि जाति को आधार मानकर हम वोट देंगे। तो ये जाति को देखकर 12%, माफी चाहूंगा 12% और 10% लोग जो हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा कह रहे हैं कि अन्य चीजों को हम देखेंगे। तो ये आप देख लीजिए अलग अलग। ये इसके बाद 2 प्रश्न और बचते हैं। 11 नंबर प्रश्न जो है वो कहता है कि बिहार में पिछड़ा और दलित समाज के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। यह सवाल पूछा जा रहा है कि पिछड़े जो हैं और दलित जो हैं इसके लिए क्या आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। इसमें 82.89 यानी लगभग 83%, 83% लोग कह रहे हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, जो दलित और पिछड़े समुदायों के लिए सामाजिक न्याय की मांग को दर्शाता है। राहुल गांधी ने आरक्षण में जो 50% का बैरियर हटाने का राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा कर रखी है, उसके समर्थन में भी दलित समाज की इस राय को समर्थन है। आप समझ लीजिए कि इस सवाल का जवाब दलित समाज कैसे दे रहा है, इस 83% लोगों से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आखिरी सवाल कि नए वोटर लिस्ट में क्या आपको अपना वोट छिन जाने का डर है। सबसे शुरुआत में यहीं से आया था मैं, आप याद कीजिए। नए वोटर लिस्ट में क्या आपको अपना वोट यानी SIR जो चल रहा है उसमें क्या आपको अपना वोट छिन जाने का डर है। यहां दलित समुदाय के बीच 71 यानी 71.56% लोगों ने कहा है कि हां डर है कि नए वोटर लिस्ट में उनके वोट छीन जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से SIR के तौर पर शुरू किए गए गहन मतदाता पुनरीक्षण के बाद यह भय की स्थिति बनी हुई है। इस सर्वे के सवाल जमीन से जुड़े हुए हैं दोस्तों, और इनसे जो फीडबैक आया है वो काफी हद तक हालात की सही तस्वीर दिखा रहा है कि बिहार में इस बार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ गया है और तेजस्वी यादव को नई उम्मीद के तौर पर लोग देख रहे हैं। इसके बीच क्या नीतीश अपनी 20 साल की कुर्सी बचा पाएंगे? इसके लिए क्या वो फिर पलटी मारेंगे जैसा महेश्वर हजारी कह रहे हैं, या अगले महीने मोदी और फिर नीतीश के रिटायरमेंट की संभावनाएं बढ़ेंगी? जी हां, ये जो आखिरी सेंटेंस आपके सामने रख रहा हूं कि क्या अगला महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला महीना है अगस्त का, उसके बाद सितंबर के महीने में नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू को जो सलाह दी जा रही है कि पार्टी की कमान अपने बेटे को सौंप दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है, और आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे अभी विराजमान रहिए जब तक आप हैं। क्या इस सलाह को मानेंगे या इस कुर्सी को भी छोड़ेंगे, त्यागेंगे? अभी बहुत कुछ होना है अगले 2 महीने में। तो क्या बिहार में चुनावी सर्वे है, उस सर्वे ने नीतीश को डरा दिया है और शुरू हो रहे हैं क्या मोदी के परेशानी वाले दिन? इन सब का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस सर्वे के जरिए। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हैं, 5 में से 2 जिनके सर्वे को आपके सामने रख रहा था। नैकडॉर के चेयरपर्सन हैं अशोक भारती जी, आपका स्वागत है अशोक भारती जी। अशोक भारती जी लेखक हैं, बुद्धिजीवी, पॉलिटिकल एनालिस्ट और साथ साथ नैकडॉर का जिसके बारे में शुरुआत में बताया हूं मैं, उसके कर्ता धर्ता, उसके चेयरमैन, और इस सर्वे को कंडक्ट करवाने में बहुत बड़ा योगदान इनका। दूसरे हमारे साथी प्रेम कुमार जी, आप इनसे भलीभांति परिचित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन प्रेम कुमार जी इस पूरे सर्वे को कंडक्ट कर रहे थे पूरे बिहार में, तो इनसे बेहतर और कौन बताएगा। तो आप दोनों की पॉइंट हैं आज इस चर्चा में। इन दोनों के साथ साथ हमारे 3 और साथी
हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ साथी प्रशांत टंडन जी हमारे साथ हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं हमारे साथी। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं। रविवार का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट डे, लेकिन सवाल यही है ये सर्वे जा किधर रहा है। सबसे पहले आप दोनों के पास आऊं, लेकिन उनसे आप दोनों से पहले मैं अपने तीन साथियों के बीच जल्दी जल्दी आना चाहता हूं। छोटा छोटा कमेंट, फिर टेक्निकल पार्ट में आऊंगा। प्रेम कुमार जी आपके पास और अशोक भारती जी आपके पास। सबसे पहले प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ कहेंगे इस सर्वे को देख के? पहला एक छोटी सी प्रतिक्रिया। जी देखिए राजीव जी, अगर इस सर्वे पे हम कमेंट करें तो उसके पहले हमको ये देखना होगा कि बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ था 2023 में, वो सर्वे क्या कह रहा था। वो सर्वे बता रहा था कि बिहार में 19% से ज़्यादा दलित आबादी है और इसमें भी जो कुल मिला के 23 जातियां हैं, 23 में से 21 जातियां जो दलितों की हैं, वो इनको ईबीसी कहा, जो महादलित में आती हैं। अब ये जो महादलित है, जो वो नीतीश कुमार की बड़ी कंस्टिट्यूंसी है। ये सर्वे बता रहा है सारे सवालों में कि नीतीश कुमार का जो सबसे मजबूत आधार है वो छिन रहा है। और दूसरा जो एक और पॉइंट जो दिखाई दे रहा है साफ साफ, कि चुनाव के मुद्दे क्या होने जा रहे हैं। वो चुनाव के मुद्दों में आरक्षण की लिमिट, अनएम्प्लॉयमेंट और वोट अधिकार छीनने का डर। और एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि राहुल गांधी की एक नई कंस्टिट्यूंसी जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बिहार के लोग, बिहार में जहां कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन बहुत समय नहीं रहा और हिंदी बेल्ट में, वहां पे राहुल गांधी को कास्ट सर्वे को माना जा रहा है। वहाँ पे दलितों के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो ये एक बड़ा संकेत है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी के फिगर की बात है, देखिए जो प्रधानमंत्री होता है उसको उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, उसको संख्या आती है। मनमोहन सिंह जैसे जो राजनीतिक नहीं भी थे, उनको भी इस तरीके से सर्वे में जगह मिल जाती थी क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री होने का एडवांटेज अपने आप मिलता है, लेकिन बड़ा संदेश नीतीश कुमार के लिए है और राहुल गांधी के लिए और तेजस्वी यादव के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से एक छोटा कमेंट जयशंकर जी आपके पास भी, क्या कुछ देखते हैं इस सर्वे से? ये सर्वे तो अपने आप में अनूठा है। ये पता नहीं कब हुआ है, ये कब कराया गया है, इसकी अभी सब कुछ बताएंगे प्रेम कुमार जी और अशोक भारती जी, सब बताएंगे। अभी परसों रिलीज किया है इसको। अच्छा, क्योंकि अभी हाल में अगर होता तो बिहार की हालत तो और बदतर हुई है। जो पहले रही है बिहार की हालत, उससे तो सरकार का कामकाज जो और बेहतर हुआ है। जिस तरह से एडीजी रैंक के अफसर कह रहे हैं कि साहब सावन के महीने में और इस समय बरसात के समय तो किसान खाली रहते हैं और हत्या आम बात हो जाती है। तो पता नहीं ये बातें आ पाई हैं कि नहीं आ पाई हैं, अब वो देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन ये चिंता की लकीरें जरूर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की माथे पर पड़ने वाली हैं इस सर्वे के आधार पर, क्योंकि दो तीन बातें इसमें से साफ हो रही हैं। एक तो जो विशेष पुनरीक्षण का काम जो SIR जो शुरू किया गया है, हम लोग भी समझ रहे थे अभी तक कि वो उसमें मुस्लिम या अल्पसंख्यक मतदाता ज़्यादा निशाने पर होंगे, लेकिन इससे लग रहा है कि दलित उससे ज़्यादा सशंकित है। और उसको लग रहा है कि, क्योंकि बात भी सही लगती है कि उसके लिए जो सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, वो सर्टिफिकेट जुटा पाना थोड़ी कठिन काम होगा, क्योंकि उसमें से कितने लोग स्कूल गए होंगे, पढ़ाई किए होंगे, जन्म प्रमाण पत्र उनका बना होगा, पासपोर्ट तो हमको लगता है कि 1% के लोगों पास भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हो रहा है। दूसरा ये कि जिस तरह से नीतीश कुमार से ऊपर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को बहुत ऊपर रखा है, उससे ये भी लग रहा है कि बिहार का मतदाता और खासतौर से दलित मतदाता भी अब युवा नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश कर रहा है, आगे लाने की सोच रहा है। तीसरी बात जो सब महत्वपूर्ण जो नजर आई, जैसा अभी आप भी कह रहे थे कि दलित बड़े पैमाने पे कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, यह इस सर्वे का भी लबोलुआब बन के आ रहा है।
तो जिस दिन ये हो जाएगा, बिहार से अगर इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो देखिए कांग्रेस का अतीत के वर्षों में जो परंपरागत जनाधार रहा है वो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का रहा है। तो दलित मुस्लिम बड़े पैमाने पे कांग्रेस के साथ जुड़ने लग गए हैं, अल्पसंख्यक लोग जुड़ने लगे हैं। जहाँ क्षेत्रीय दल है उनके साथ जरूर उनकी प्रतिबद्धता है, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों और बिहार में तेजस्वी यादव हों। लेकिन दलितों का एक सवाल था उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी। अगर बिहार और यूपी के दलित कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो यकीन मानिए कि मुस्लिम समाज पूरी तरह से और ब्राह्मण समाज भी, जो अभी भाजपा का कोर वोटर बन गया है लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं बन पा रहा है, उसको कोई विकल्प सूझ नहीं रहा है, इसलिए वो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के फेर में पड़ा हुआ है। तो अगर यह शुरुआत हो जाती है बिहार से, दलित मतदाता बड़े पैमाने पे कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पक्ष में अगर आते हैं, क्योंकि एक चीज और देखा होगा आपने कि राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस को भी उन्होंने तरजीह दी है। हर मामले में जब भी देखा जाए तो तेजस्वी यादव को आगे रखा है। तो चूंकि तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस को बिहार में लीड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्वाभाविक उन्हीं का है, पसंद उनके लिए ही होगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि, लेकिन एक चीज और है कि अगर आज मीडिया उनके पास है, कारपोरेट उनके पास है, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से उनके पास है, चुनाव आयोग पूरी तरह से उनके साथ है, अब इनको लेकर के कैसे लड़ाई हो पाएगी, कैसे लड़ेंगे लोग, ये एक देखने वाली बात हो सकती है। और इसको इस पे पार पा गए तो तेजस्वी यादव या इंडिया अलायंस को बिहार में सरकार बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं, दोबारा आता हूं। हम लोग जरा इसको और ओपन करते हैं। अमलेंदु जी, आपसे भी एक छोटा कमेंट, फिर सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं, और फिर अशोक जी आपके पास। अमलेंदु जी, आपने भी देखा 12 सवाल, और इसके अलावा बहुत सारे सर्वे में बहुत सारी बातें हैं जिसको अभी प्रेम कुमार जी, अशोक भारती जी दोनों बताएंगे। लेकिन इन 12 सवालों में और क्या कुछ नजर आ रहा है आपको, दलितों के द्वारा दलितों के बीच जाकर यह सर्वे अपने आप में अनूठा है, अनोखा है, और वो भी बिहार के लिहाज से? राजीव जी, बिहार के लिहाज से अनूठा है, अनोखा है और विश्वसनीय भी है। और इसलिए कह रहा हूं ये कि चूंकि इसमें जो किया गया है, अशोक जी बताएंगे और प्रेम कुमार जी बताएंगे, दलित ही जो थे, वो जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने ही इसको किया और उनको पहले प्रशिक्षण दिया गया, उसके बाद उन्होंने इसको किया। तो ये इसलिए ज्यादा और विश्वसनीय भी हो जाता है। दूसरा ये कि उस तरीके का जो बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं और जो आते हैं, जो बताते हैं कि मोदी जी का ग्राफ जो एकदम बढ़ गया है, लोकसभा चुनाव 240 हारने के बाद भी अगर जुलाई में चुनाव हो जाता तो मोदी जी जो 400 पार कर जाते, जो बताते हैं, तो ये वैसा सर्वे नहीं है। लेकिन यहाँ राजीव जी कुछ चिंताएं भी ये सर्वे बताता है, और वो चिंताएं ये है कि अगर दलित समुदाय में महागठबंधन को 46.13% समर्थन मिल रहा है और एनडीए को 31.93% मिल रहा है, तो 22% समर्थन किनको मिल रहा है? वो गठबंधन के सहयोगी हो सकते हैं आने वाले समय में, या बीजेपी के सहयोगी हो सकते हैं। एक चिंता ये बढ़ती है राजीव जी। नीतीश कुमार की महादलितों में पकड़ कमजोर हुई है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर दलितों में राजीव जी सबसे पसंदीदा नेता तेजस्वी यादव 28.3% लेकर हैं, तो चिराग पासवान भी उनसे पीछे नहीं है, 25.88%, और दलितों में नीतीश कुमार 22.8%। तो ये एक मुझे लगता है चिंता का सबब बनता है महागठबंधन के लिए कि दलितों में अभी भी अगर देखा जाए इस लिहाज से तो पीछे पड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। ये एक चिंता का विषय बनता है। तीसरा राजीव जी, एक और जो चिंता है जो मुझे लगती है जो होनी चाहिए, कि दलित मतदाताओं में नरेंद्र मोदी 47.51% हैं और राहुल गांधी 40.3% हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी लोकप्रियता ज्यादा है, लेकिन अगर इसके बावजूद जब 70% से ज्यादा दलित मतदाता ये कह रहा है कि उसको खतरा है कि उसका वोट छिन जाएगा, इसके बावजूद अगर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 47.51% है, तो मुझे लगता है कि इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। और एक जो महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगता है कि प्रेम कुमार जी, अशोक भारती जी बताएंगे, ये सवाल तो आपने पूछा कि दलित और पिछड़ों का आरक्षण बढ़ना चाहिए, इस पर दलित मतदाताओं ने 82% ने बताया। लेकिन क्या ये सवाल भी अलग से पूछा गया कि पिछड़ों का बढ़ना चाहिए, चूंकि जातिगत सर्वे के बाद बात पिछड़ों का आरक्षण बढ़ने की हो रही है, उस पर दलितों ने क्या प्रतिक्रिया दी? अगर ये भी आता तो मुझे लगता है और ज्यादा अच्छी बात होती है।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आता हूं सीधे प्रेम कुमार जी के पास, और बहुत सारे सवाल हैं प्रेम कुमार जी। कब से कब तक ये सर्वे आप लोगों ने कंडक्ट किया है? सर्वे के दौरान और भी क्या 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 कुछ रहा? बहुत सारे मैं देख रहा था इसमें, हालांकि एक छोटे से प्रोग्राम में बहुत सब कुछ लेके आना समेटना मुश्किल होता है, लेकिन आप और अशोक जी के ज़रिए बहुत कुछ हम अपने दर्शकों तक पहुँचा पाएंगे। ज़रा आप तमाम उन विषयों को, उन आपके अनुभवों को ज़रा साझा कीजिए इसमें, और कैसे ये तमाम जो सर्वे के दौरान जो घटनाक्रम है उसके साथ साथ आप आने वाले चुनाव के रिजल्ट को किस हिसाब से देखते हैं, ये भी बताइए। जी शुक्रिया राजीव जी। सर्वे देखिए 25 दिन चला, 14 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच। इसमें से 4 दिन प्रशिक्षण का है, तो एक्चुअल सर्वे 21 दिन का हम कह सकते हैं। कुल मिला के प्रक्रिया 25 दिन की रही। और इसमें प्रशिक्षण जो एक शब्द, एक प्रक्रिया आई, वो इसलिए आई कि हमारे सर्वे का की यूएसपी ही है कि दलित का सर्वे दलितों के द्वारा, और दलित समाज में सर्वे करने वाले हमें खोजने पड़ रहे थे, इकट्ठे करने पड़ रहे थे, उनको प्रशिक्षण देना हो रहा था। अलग अलग 4 जगहों पर, पटना में दो दिन, और बेगूसराय और दरभंगा में फिर हमने 4 प्रशिक्षण शिविर लगाए। तो इस प्रक्रिया में उनको प्रशिक्षित भी किया गया और उनके हाथों के सैंपल्स भी इकट्ठा किए गए। और हम होता यह है कि हमारा जो अनुभव था, अशोक भारती जी और हम सब ने मिलकर देखा, और जो प्रतिक्रिया थी वो ये कि दलित ये महसूस करते हैं कि उनके बीच कोई आता नहीं है सर्वे करने, और दलित ऐसा कह रहे हैं, दलित वैसा कह रहे हैं करके एक बात खड़ी कर दी जाती है। और दूसरी बात है कि जो लोग सर्वे करने जाते हैं, गैर दलित होते हैं, तो उनके सामने दलित अपनी बात बोल भी नहीं पाते हैं। और वो यूं, ये आप SIR इन दिनों देख रहे हैं घर में बैठ के कैसे बनाया जा रहा है, उस तरह से बातें लोग कह रहे थे कि दलित के बारे में लोग यूं ही राय बना देते। तो इस परसेप्शन को तोड़ा गया। कैसे तोड़े? तो दलित एक्टिविस्ट, दलित के बीच काम करने वाले लोग, उनको हमने सर्वेयर बनाया, प्रशिक्षित किया, और वो उनके बीच गए और उनके मन की बात, उनके दिल की बात निकाल कर लाए। इसमें कई बातें ऐसी लगती हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जैसे कि अभी अमलेंदु उपाध्याय जी ने कहा कि भाई एक तरफ दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को इतना 47% का समर्थन है, दूसरी तरफ बता रहे हैं कि हमारे दलितों को हमारे वोट का अधिकार छिन जाने का डर है, वो 71% बता रहे हैं। डर है तो फिर मोदी जी के साथ क्यों खड़े हैं? ये एक प्रश्न वो बता रहे हैं, इसका जवाब मिलना भी चाहिए। देखिए, एक ये है कि ये प्रश्न जो SIR से जुड़ा हुआ है, वोट के छूने का है, वो है आखिरी हफ्ते में जोड़ा गया प्रश्न है, यानी 4 तारीख तक है। ये 24 या 25 तारीख को हमने इसको जोड़ा था आखिरी हफ्ते में। 7 दिन में 8000 से ज्यादा का सैंपल इस प्रश्न के लिए है, जबकि पूरा जो सर्वे है उसमें 18,581 का सैंपल है। चलती हुई जो प्रक्रिया होती है इसकी सर्वेक्षण की, उसमें नए प्रश्न जोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। जो भी सर्वे करते हैं वो जानते हैं। तो हमने एक एक्स्ट्रा 7 डेज का एक तरह से बनाया। पहली योजना तो थी कि 15 दिन में करेंगे, तो इसको एक्सटेंड कर किया, तो ये फिगर आया। अब आप अभी भी, आज अशोक भारती जी यहाँ पटना में एक प्रोग्राम में गए थे, वहां भी दलितों का सम्मेलन था, बता रहे थे हमें, वो भी बताएंगे कि वहां सब लोग डरे हुए हैं कि दलितों में ये डर है कि मेरा वोट देने का अधिकार छिन जा सकता है। ये डर है जो हमारे इस सर्वेक्षण में खुलकर आया है, बहुत चढ़कर बोल रहा है। दूसरी बात है नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी। आप संख्या का अंतर देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी आगे हैं, संख्या में आगे हैं। और आप ये देखें कि दक्षिण में तो राहुल गांधी कई स्टेट में नरेंद्र मोदी से आगे आते हैं विभिन्न सर्वे में, लेकिन उत्तर में या हिंदी भाषी, हिंदी पट्टी में इतना नैरो मार्जिन किसी और प्रदेश में नहीं मिलेगा जो बिहार में दिख रहा है और दलितों के बीच दिख रहा है। ये बात ऐसा सर्वे कर ले तो राहुल गांधी के प्रति एक सिंपैथी अक्रॉस सब कास्ट ऑफ दलित्स दिखता है।
और नरेंद्र मोदी जी के लिए जो सिंपैथी, वो सिंपैथी निश्चित रूप से उनके लंबे समय तक राजनीति में बने रहने के कारण, संगठन आरएसएस, बीजेपी, डबल इंजन की सरकार, वो तमाम चीजों के रहते हुए और एक राष्ट्रवाद का नैरेटिव, एक हिंदुत्व का नैरेटिव जो हर समाज में है, दलित समाज में भी है, ऐसा नहीं कि दलित समाज में नहीं है, लेकिन ये बात भी हमें दिखता है कि दलित समाज में हिंदुत्व का नैरेटिव जो है उतना सर चढ़कर नहीं बोलता है जितना दूसरे समाज में बोलता है। ये विभिन्न प्रश्नों में ये आपको दिखेगा। हम ये देख रहे हैं, इसमें बड़ी बड़ी जो बातें हैं, टेक अवे जो प्रशांत टंडन जी ने चूज की, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस महादलित को नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया, बनाया, वो महादलित आज नीतीश कुमार जी के हाथ से दूर जाता हुआ दिख रहा है। इस सर्वे में ये बड़ी लाइन है, बड़ी बात है। और पॉलिटिकल अगर बड़ी बात हम कहें तो जो डिफरेंस दिख रहा है एनडीए और महागठबंधन के बीच, वो 14.6% का डिफरेंस है, जो महागठबंधन को ज्यादा दलित वोट कर रहे हैं। दलितों ने महागठबंधन को पहले भी ज्यादा वोट किया था, लेकिन तब से अब में करीब 5% का उछाल है। ये उछाल महागठबंधन को आने वाली राजनीति में, विधानसभा चुनाव में एक उम्मीद देता है। तो एनडीए को अपने लिए क्या सुधार करे, क्या ऑपरेशन करे कि इस चीज से ओवरकम करे, वो उनको एक अवसर देता है। ये दोनों के लिए है, ये बातें इसमें दिखती हैं। इसके साथ साथ हम मुद्दों की बात करें, हमने मुद्दों में जरूर 4 विषय रखे, जिसमें कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पलायन, अन्य इस तरह से था। लेकिन इसके अलावा जो 1-2 विषय उठकर आए, जिसमें वोट का अधिकार आया, आरक्षण का दायरा बढ़ाने का सवाल आया, वो भी दरअसल मुद्दे ही हैं। तो मुद्दों में नेगेटिव मुद्दे जो हैं, जैसे करप्शन हो गया, कानून व्यवस्था भी यहाँ पॉजिटिव सेंस में नहीं है, स्वास्थ्य भी पॉजिटिव सेंस में नहीं है। तो नेगेटिव सेंस में जो जनता ने नेगेटिव मुद्दों को चूज है और बेरोजगारी को बड़ी संख्या में चूज किया है, तो ये बताता है कि एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि ये एंटी इनकम्बेंसी जब हम नीतीश कुमार के कामकाज के प्रश्न में जाते हैं तो उतना स्पष्ट नहीं दिखता है, हालांकि असंतुष्ट की संख्या ज्यादा है। पर यहाँ पर एक बात बोलने की जरूरत है, जितने भी सर्वे आप उठाकर देख लीजिए, जो मुख्यमंत्री होता है उसके कामकाज में या मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी में जब 8 से 10% का जब तक नेगेटिव नहीं जाता है, तब तक सत्ता बदलती नहीं है। तो ये दिखता है। तो आप बिहार में ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ओवरऑल कभी उतना वोट, उतनी सीट लेकर नहीं आते, वो तो सीट कम ही लाते हैं, वोट 15% ही लाते हैं। उनके सत्ता में बने रहने की अलग वजह होती है, ये इसका स्पष्टीकरण होता है। जी, दोबारा आता हूं आपके पास, जरा अशोक जी आपके पास आना चाहता हूं। अशोक जी, ओवरऑल चूंकि आप लोगों ने पहले जैसे प्रेम कुमार जी बता रहे हैं कि ट्रेनिंग 3-4 दिनों तक का कैसे करना है कंडक्ट, क्योंकि प्रोफेशनल्स तो थे नहीं, नॉन प्रोफेशनल्स दलितों के बीच से ही कार्यकर्ताओं को लेकर और उसके बाद उनके ज़रिए सर्वे करवाना। तो ज़रा शुरुआती समय से आपसे ज़रा कुछ और आपके अनुभवों को समझना चाहता हूं कि कैसे आपने ये टीम आप लोगों ने गठित की, और क्या कोई इस पूरे 15 दिन के 20 दिन के सर्वे में किसी ढंग की कोई यहाँ दिक्कत आई। तीसरी बात कि ओवरऑल इन आंकड़ों को भी किनारे रखें, ओवरऑल नैरेटिव क्या है, और क्या इसको अभी चुनाव, जबकि ये चुनाव आयोग का एसआईआर चल रहा है, एसआईआर के दौरान इसको बदलते हुए भी देख रहे हैं, क्योंकि एक सर्वे का एक समय और समय सीमा के अंदर आपने करवा लिया, लेकिन चूंकि आप लोग बिहार में हैं, बातें भी होती होंगी बहुत लोगों से, और जब आप एक काम को कंडक्ट करते हैं तो उसके बाद बहुत सारे फीडबैक बाद में भी आना शुरू होते हैं। तो वो शुरुआत से लेकर अभी तक के कुछ अनुभवों को साझा कीजिए। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। और पहली बात तो ये कि इस पूरे सर्वे की अवधारणा के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस सर्वे की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि सर्वे तो लगातार सेंसस को जो सर्वे तो लेकर, पोल को लेकर होते ही रहते हैं। आप सब लोग विद्वान लोग हैं, चाहे वो प्रेम कुमार जी हों, प्रशांत जी हों, जयशंकर जी हमारे पुराने दोस्त हैं, उनलेंदु जी हों,
सर्वे होते ही रहते हैं और हर चुनाव में सर्वे होते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि दलितों के द्वारा सर्वे करने की जरूरत पड़ी? उसके पीछे हमारी अवधारणा ये थी कि हमने कई चुनावों में ये देखा कि ये चुनावी खास तौर से पिछले 10 सालों में हमने ये देखा है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां चुनावी सर्वों के जरिए नैरेटिव सेट किए गए और वो नैरेटिव में अक्सर ये बताया गया कि ओवरवेलमिंग दलित पॉपुलेशन जो है एक खास तरह के राजनीतिक दल भाजपा की तरफ शिफ्ट कर रहा है जी। तो ये हमारे लिए एक काफी चिंता का समय था। जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में गुंडागर्दी बढ़ी है, जिस तरह से धार्मिक उन्माद बढ़ा है, जिस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ी है, जिस तरह से माइनॉरिटी के बीच में असुरक्षा बढ़ी है, उनके ऊपर हमले बढ़े हैं, दलितों पर बढ़ने वाले अत्याचार बढ़े हैं और हमको लग रहा था कि ये नैरेटिव ये हो कैसे रहा है कि दलित के बारे में कह रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दलित उनको समर्थन कर रहे हैं। तो हमारे सामने एक राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय संगठन होने के नाते हमारे सामने ये चुनौती थी कि इस नैरेटिव को हम डीमिस्टिफाई कैसे करें, ये जो झूठ बोला जा रहा है लगातार उसको डीमिस्टिफाई कैसे करें। तो हम लोगों ने तय किया कि क्या हम भी एक दलितों के बीच जाके उनकी असली राय जानने की कोशिश कर सकते हैं। इससे पहले हमने ये कोशिश जरूर की थी कि जितने भी सर्वे हुए, जहां जहां सर्वे हुए, हमने अपने दलित समाज के बीच में जाकर जानने की कोशिश की कि क्या उनको सर्वे में शामिल किया गया है। हमें आज तक कोई ऐसा व्यक्ति दलित नहीं मिला जिसने ये कहा हो हाँ मेरे से चुनाव के बारे में सवाल पूछोगे। तो ये हमारे लिए काफी चौंकाने वाला था। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे इस पर विचार मंथन करना शुरू किया और प्रेम कुमार जी से उनके साथियों से चर्चा हुई और हम लोगों ने तय किया। पहले हमने इसको एक पायलट के तौर पर दिल्ली में किया था, आपने भी उसके ऊपर एक शो किया था, मेरे को याद है। जी जी जी। तो हमें लगा कि बिहार, लेकिन दिल्ली एक छोटा सा शहर है, छोटा सा राज्य है, हमको लगा कि बिहार जो है एक प्रॉपर राज्य है, स्थापित राज्य है, जहाँ पे दलितों की आबादी काफी बड़ी संख्या में है और वहाँ पिछड़ी जातियों का राज्य। अक्सर दलित और पिछड़ी जातियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके देखा जाता है, अभी भी वो नैरेटिव चल रहा है। तो हमको लगा कि इस नैरेटिव को चेक करना हमारे लिए जरूरी। तो पहली बात तो है कि इसकी अवधारणा ये थी कि दलित अपनी आवाज बजाय किसी की वॉइस, हिज मास्टर्स वॉइस बनने की बजाय वो अपनी खुद की वॉइस लोगों के सामने रख सके। एक बात तो ये। दूसरा, आपने कहा कि क्या क्या दिक्कतें तो हमारे सामने बहुत आई जब हम इस तरह के प्रोफेशनल वैज्ञानिक तरीके से हम कोई सर्वे करना चाहते हैं। तो हमारे सामने दिक्कत यह है कि हमारे पास सर्वे करने के लिए पर्याप्त मैन पावर नहीं थी। तो उस मैन पावर जो हमको मिल ही नहीं रही, हमारे कुछ एक्टिविस्ट थे जो कर सकते थे। तो फिर हम लोगों ने करीब 150 लोगों को आइडेंटिफाई किया और आप देखिए 150 में से मुश्किल से 100 लोग हम आइडेंटिफाई कर पाए और हमें वैसे जरूरत तो 98 लोगों की थी। तो हमने फिर 98 लोगों को तैयार किया। उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई, जैसे हमारा जो ये एप्लीकेशन था, इस एप्लीकेशन में लोकेशन को हमको रिकॉर्ड करना था। अब बिहार में इंटरनेट सब जगह है ही नहीं, तो हमको लगता था कि हमारे लोग बदमाशी कर रहे हैं कि वो जानबूझ के कह रहे नहीं घर। तो हम लोगों ने, लेकिन जब हम लोगों ने दौरा किया, खासकर प्रेम कुमार जी ने दौरा किया, तो पता लगा कि बहुत सारी अधिकतर जगहों पर जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो फिर हम लोगों ने उसको कैसे निपटा जाए, फिर हम लोगों को सजेस्ट, आप ऐसा कीजिए, थोड़ा सा कागज, फिर उसी के आसपास जहाँ इंटरनेट है वहां जाकर उसको लोड कीजिए। तो ये काफी दिक्कतें हमारे सामने आई। हमारे लोगों को अनुभव भी नहीं था, चीजें लोड करने का भी अनुभव नहीं था। तो लेकिन लोगों ने अपनी ईमानदारी प्रूव करने के लिए फोटो बनाए, फोटो खींचे, वीडियो बनाए, वो हमारे साथ उन्होंने जहां उनका भी होता था फिर उसको शेयर किया। तो ये दिक्कतें हमारे सामने आई। तो दूसरी बात ये थी। तीसरा आपने पूछा था कि हम लोग जो है इसको कैसे, जो चुनावी जो रुझान बदलने की बात है, हमने ये देखा कि चूंकि ये सर्वे अभी चुनाव की गहमा गहमी उतनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद और अभी तक जब हमने ये चुनावी सर्वे शुरू किया तो उस वक्त SIR डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो लोग सामान्य मूड में थे। उन्होंने अपनी सामान्य दृष्टि से बताया कि चुनाव आयोग का, अगर आप देखेंगे, अगर हम एक तरीके से देखें, 27% लोग ऐसे हैं दलितों में जिनका क्लियरली मानना है हमें चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं, और करीब
23-24% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं ना, हाँ हूँ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि करीब करीब आधे आधे लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर में भरोसा नहीं है, और आधे लोग कह रहे हैं कि हाँ चल जाएगा। लेकिन जब SIR आ गया तो उससे जमीनी हालात बिल्कुल बदल गए। हालांकि हमने SIR के सवाल को ऐड किया, हमारे पहले ये सवाल नहीं था, और जब प्रेम कुमार जी ने स्वीकार किया और हमको लगा कि ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है, हमको इसको मिस नहीं कर सकते। और जो हमने टेस्ट, जब हमने देखा, तो ज्यादा अधिकतर लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो वोट छिन जाएगा। इस संदर्भ में आपके सामने, पैनलिस्ट के सामने, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहता हूं राजीव जी। और वो तथ्य की शुरुआत होती है 1956 से। जब 1952 में पहली बार चुनाव हुआ, तो उसके बाद 1956 में अनटचेबिलिटी रिमूवल एक्ट बनाया गया, और अनटचेबिलिटी रिमूवल एक्ट में वोट ना डालने को चिन्हित किया गया कि वोट, ये सुनिश्चित कि लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति को वोट डालने देने के लिए प्रयास करने चाहिए, और इसको एक अनटचेबिलिटी का एक्ट माना जाए अगर उनको वोट ना दे पाए। 1976 में उस कानून में सुधार होता है। उसमें भी इस सवाल को रखा जाता है कि दलितों को वोट देना एक मुख्य मुद्दा है, और उनको वोट न देना कानून का उल्लंघन है। और जब 1989 में शेड्यूल ट्राइब एक्ट बनता है, उसमें बाकायदा इस बात के लिए ये अपराध माना गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति को अगर वोट नहीं डालने दिया जाएगा, वो बाकायदा एक क्राइम है। और ये जिम्मेदारी फिक्स की गई स्थानीय अधिकारियों की, चुनाव आयोग की, कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बेखौफ होकर अपना वोट दे सकें। ये तीन जो बातें हैं, और मैं बता रहा हूँ 2015 में जब इस कानून का दोबारा से मजबूत किया गया, और जब 2018 में बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद भी इन चीजों को रखा गया। इसमें एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बिहार की जो ब्यूरोक्रेसी है, उस बिहार की ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टर क्या है? उस बिहार की ब्यूरोक्रेसी का अभी भी जो कैरेक्टर है वो एंटी दलित, एंटी आदिवासी, एंटी है। और दबंगई इतनी है कि दलितों को अक्सर कह दिया जाता है जाइए आपका वोट हो गया। अगर ब्यूरोक्रेसी वही है जिसके खिलाफ कानून प्रोविजन कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति को वोट देना सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है कि दलितों का जो डर आ रहा है वो वहां से आ रहा है कि उनका वोट छिन जाएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनके हक में नहीं है। मैं आज, जैसा प्रेम कुमार जी बताया, दलितों का एक सम्मेलन था, वहां पे एक ब्लॉक प्रमुख थी, उनका नाम मैं यहाँ नहीं चिन्हित करना चाहूंगा, वो ब्लॉक प्रमुख थी बख्तियारपुर में। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारी को कहा हमारे 60% लोगों के वोट कटने का डर हमको लग रहा है यहाँ पर, अगर आपने हमारे लोगों का वोट काटा तो मुझे आंदोलन करना पड़ेगा। मैं आपको अभी से ताकीद कर रही हूँ, मुझे डर है हमारे लोगों का वोट कट रहा है। और ये केवल उस ब्लॉक प्रमुख का नहीं है, सब जगह पर दलितों के बीच में ये वहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के जो फेडरेशन है बिहार का, उसके अध्यक्ष पूर्व DGP AK अम्बेडकर भी थे, उन्होंने भी मेरे साथ ये शेयर किया, तमाम लोगों ने शेयर किया। तो मुझे लगता है दलितों में ये एक डर है, और इस डर की वजह से जो बिहार बंद हुआ उसमें दलितों ने बड़े हिस्से पे हिस्सेदारी ली है। तो ये दूसरी बात है। मुझे लगता है कि ये SIR केवल किया ही इसी बात के लिए जा रहा है कि जो फिजा महागठबंधन के फेवर में बन रही है उसको कैसे कुंद किया जाए। हमारा आकलन ये है कि, मेरा आकलन ऐसा है, उस धारा को कुंद करने के लिए ये SIR किया जा रहा है, जिससे कि वोटरों में अफरा तफरी मच जाए और वोटिंग लिस्ट में अफरा तफरी मच जाए, और उसकी वजह से जो है महागठबंधन अपने दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को, प्रगतिशील हो कंसोलिडेट ना कर सके जी। तो मुझे लगता है ये एक तरीके से, मैं उसको ऐसा भी देखता हूं कि एक तरीके से ये महागठबंधन की वैचारिक जीत है, क्योंकि उन्होंने जो सवाल उठाया है कि आपने जो हरियाणा में किया, चुनाव आयोग ने जो हरियाणा में किया, जो महाराष्ट्र में किया, तो उसका जवाब में वो एक ऐसी प्रक्रिया करना चाहते हैं जो बजाय उसके कि न्याय सम्मत हो, वो लोगों को डराने का काम करे और महागठबंधन की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ। जी आता हूं दोबारा। जी अशोक जी आता हूं दोबारा। प्रेम कुमार जी, एक छोटा सा सवाल,
क्या लगता है आपको कि एसआईआर को आपने लास्ट वीक में लिया है, एक सप्ताह आपने एसआईआर पे किया है, जिसका 71%, 8,000 से ज़्यादा उसमें आपने सैंपल साइज का आप जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि एसआईआर के बाद और इस पूरे सर्वे को अगर करवाया जाता पैरेलली, जो आप पहले कर चुके हैं, उसको अगर उसके साथ साथ आगे 20 दिन तक 15 दिन तक करते, तो जो अभी रिजल्ट है उसमें और परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देता, ऐसा लगता है? निश्चित रूप से ऐसा है, लगता नहीं बल्कि है। वो बीते अंतिम 7 दिनों का डेटा जो हमने सरसरी तौर पर देखा था, तो उसमें चुनाव आयोग के प्रति भरोसा वाले सवाल में वो परसेंटेज बढ़ता दिखा था, जिसको हम अलग से आकलन करके दिखा नहीं पाए हैं, लेकिन बहुत सरसरी तौर पर बढ़ता दिखा था। पर एक बात इसमें नोट करने की है कि चुनाव आयोग के प्रति भरोसा 50-51% के स्तर पर पहले कभी थी ही नहीं। हमेशा ये भरोसा बहुत ऊंचा हुआ करता था। पर क्या चुनाव आयोग खुश होगा इस 51% का भरोसा लेकर के? क्या इस देश को खुश होना चाहिए कि देश के मतदाताओं का 51% भरोसा ही चुनाव आयोग के पास है? इसलिए डेटा बड़ा है कि 51% हो गया, इस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये डेटा दरअसल विश्वसनीयता गिरने का डेटा है, ये चिंता का है। और दूसरी बात हमें जो लग रही है, ये सर्वेक्षण मानसून सत्र से ठीक पहले एक बड़ा सवाल उठाती है, और वो सवाल है कि मतदाताओं के वोट छिन जाने का डर, इस डर के बीच में चुनाव कैसे होंगे, ये आज मानसून सत्र का सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। मैं नहीं सवाल उठा रहा हूं, सर्वेक्षण का डाटा ये सवाल उठा रहा है। और हमें लगता है कि जो भी अपोजिशन के लोग हैं, या जो भी अपोजिशन क्या सत्ता में जो लोग हैं, वो भी जो भी डेमोक्रेसी के साथ हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, सबको इस चिंता के साथ होना चाहिए कि मतदाताओं को ही अगर डर लगने लगे कि हमारा वोट छिन जा सकता है, तो लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया बचेगी क्या? ये मानसून सत्र के पीछे बड़ा प्रश्न होना चाहिए, ये मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास, एक बार जल्दी से प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, फिर जयशंकर जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं एक एसआईआर के बाद, और एक तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कह रहे थे प्रेम कुमार जी कि आधी मतलब आधी जनता जो है, जो वोटर्स हैं, या जो भी जिनके बीच भी जाकर ये सर्वे किया गया है, आधे लोग ही, 100% नहीं बल्कि 50-51% लोग ही एक तो चुनाव आयोग पे भरोसा कर रहे हैं, यानी चुनाव आयोग पर भरोसा घटा है न कि बढ़ा है। एक बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एसआईआर के बाद परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलते हुए हमारे दोनों साथी कह रहे हैं, प्रेम कुमार जी भी कह रहे हैं, अशोक भारती जी भी कह रहे हैं। कैसे देखा जाए इसको? और चूंकि अब सामने कल से इधर संसद का जो मानसून सत्र है वो शुरू हो रहा है, बिहार की विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है दोनों तरफ, और बिहार में के लिए तो ये आखिरी है। देखिए राजीव जी, ये सर्वे सिर्फ दलित मतदाताओं के बीच में किया गया है, और उसमें अगर 71% लोग चुनाव आयोग के एसआईआर को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि ये बाकी जो 27% ओबीसी है, या 18% से ऊपर मुसलमान हैं बिहार के अंदर, उनकी राय भी इससे फर्क नहीं होगी, बल्कि मुसलमानों में ज़्यादा होगी, ओबीसी में कमोबेश यही होगी। तो लगभग पूरे बिहार ने इलेक्शन कमीशन के इस एसआईआर को रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी बात, इस सर्वे के मुताबिक दूसरी बात, एक बहुत स्पष्ट दिशा दिखाई दे रही है, जिस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर रेखांकित करना चाहता हूं कि जो सर्वे नैकडोर ने किया है, नैकडोर मैं लंबे समय से अशोक जी को भी जानता हूं, और ये 400 से ज़्यादा दलित और आदिवासी संगठनों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ये बड़ा काम है। देखिए, कॉरपोरेट जो सर्वे हो रहे थे, याद कीजिए माई एक्सिस इंडिया लोकसभा का एग्जिट पोल, सर्वे नहीं एग्जिट पोल, जी,
400 सीट, 361 से 400 सीट दिया था उन्होंने। डीबी लाइव में भी किया था और नेक एंड नेक दिखाया था, जो कि हुआ भी। बीजेपी को 240 सीटें ही मिली और इंडिया गठबंधन को 232, नेक एंड नेक था। चंद्रबाबू नायडू तो बाद में जुड़े ना, तो ये नेक एंड नेक था। तो ये जो सर्वे हुआ है, ये अभी तक ये जो पूरा विधा है कॉर्पोरेट के हाथ में, सर्वे, एग्जिट पोल, इसमें दलित समाज का या जो मार्जिनलाइज सोसाइटीज हैं, हाशिए के समाज का कोई योगदान ही नहीं था। उनके 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 बारे में कोई मुहर लगा के ठप्पा लगा दिया था। और बड़े बड़े जो सर्वे के लोग हैं वो जाके भले ही बाद में वो रोए स्टूडियो में बैठ के, लेकिन ठप्पा लगा दिया उन्होंने। ये जो बड़ा काम हुआ है कि ये जो विधा है सर्वे की, ये जो एक्सपर्टीज है, इसको नैकडोर जो है वो नीचे तक ले गया, दलित समाज तक ले गया। तो अब ये जो दादागिरी है, जो एकाधिकार है कॉर्पोरेट का और कॉर्पोरेट के और बीजेपी और एनडीए के गठजोड़ का और आरएसएस का, उसको बहुत साफ तरीके से जो है चुनौती दे दी है। ये बड़ा काम है, जिसके लिए इन लोगों को बधाई, प्रेम कुमार जी को भी और अशोक जी को, इनकी पूरी टीम को। अब दूसरी बात जो कि बहुत स्पष्ट तौर पे जो दिखाई दे रहा है कि एक नई दिशा। देखिए, तेजस्वी यादव 28% दलितों के बीच में, अब जरा इसमें 27% ओबीसी और 18% वो मुसलमान को जोड़िए तो 45% है। मुस्लिम्स के बीच में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता कहीं ज्यादा है, 80% तक होगी, हो सकता। वैसे ही ओबीसी के बीच में होगी, बड़ा एक चंक वो लेते हैं। तो इसलिए ये जो दलित समाज में, तो नीतीश कुमार की भी एक खासकर जो है महादलित में वो एक पकड़ उनकी रही उस कंस्टिट्यूंसी में, वो छूटती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए कि 28% तेजस्वी यादव का जो दिखाया जा रहा है और चिराग पासवान का 25%, तो अगर इसमें आप 45% यानी दलित, मुस्लिम और ओबीसी को भी जोड़ेंगे तो चिराग पासवान बहुत आगे नहीं जाते दिखाई देते हैं, या नीतीश कुमार बहुत आगे जाते नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को वो ऐड करेगी वो 45% में ही बड़ी जो आबादी है मतदाताओं की। तो इसलिए एक नई दिशा जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक नई पॉलिटिक्स बिहार में जन्म ले रही है, और इसको आग में घी का काम चुनाव आयोग ने किया है। अगर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर घपला नहीं कर दिया गया तो बहुत स्पष्ट तौर पे ये सर्वे कह रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सर्वे, इस सर्वे के और भी क्या कुछ आप देख रहे हैं? जयशंकर जी, आपका विश्लेषण इस पे। नहीं, जो मैंने पहले कहा उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सो एकदम सही बात है, बिहार नई दिशा में जाने की ओर अग्रसर है। एक सबसे बड़ी चीज है जयशंकर जी, मैं जोड़ दूं, सबसे बड़ी चीज है कि जो अशोक भारती जी कह रहे थे कि दलितों के बीच जाते कितने लोग हैं। अगर सर्वे और जबकि जब हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं, दलित महादलित की बात होती है, ओबीसी ईबीसी की बात होती है, और ऐसे में ये बहुत मतलब सचमुच प्रेम कुमार जी, अशोक भारती जी, इनका ऑर्गेनाइजेशन इस बात के लिए यहाँ बधाई का पात्र है। ये दोनों बधाई के पात्र हैं कि कम से कम इतनी हिम्मत करके, और कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो लोग, जो प्रशांत जी कह रहे थे कि कॉरपोरेट वालों के हाथ में है पूरा, और वहां चुनौती पेश करते हुए आप गए 98, बता रहे हैं 100-150 लोगों को सिलेक्ट किया, 98 चाहिए थे, 100 कार्यकर्ता, 100 लोग ऐसे मिले जो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जैसे एसआईआर में सुनने को मिल रहा है कि इंटरनेट है ही नहीं, कनेक्टिविटी का अभाव है, 5G की जगह पे 2G भी नहीं चल पा रहा है, फाइल अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, और वैसी जगह पे जाके
आप सर्वे करके आज हमारे सामने रिजल्ट है, इसलिए भी जरूरी है। जयशंकर जी। नहीं, बिल्कुल। हाँ, प्रेम कुमार कुछ कर रहे हैं। हाँ हाँ, प्रेम कुमार जी, थोड़ा प्रेम कुमार जी की आवाज़, प्रेम कुमार जी की आवाज़ बढ़ाइए जल्दी से। जी जी, प्रेम कुमार जी बोलिए। बुराइयां तो तकनीकी तौर पर बहुत सारी आई, संक्षेप में इसका उल्लेख भी हुआ, लेकिन पोस्ट सर्वे भी बहुत बड़ी दिक्कतें आई हैं। बिहार के में प्रकाशित होने वाले अखबारों ने तय किया अपनी एडिटोरियल मीटिंग्स में कि इस सर्वे को नहीं छापेंगे। क्यों? क्योंकि ये सर्वे नीतीश जी के खिलाफ में जाता है। क्योंकि मैं पत्रकार भी हूं तो मुझे उधर से छनकर खबर आ जाती है, मीटिंग्स की खबर आई हमारे पास। तो ये चुनौती भी है इस सर्वे की। ये कॉरपोरेट जगत का जो वर्चस्व है उसको तोड़ने वाला इस मायने में भी है कि ये सर्वे सबसे बड़ा सर्वे है एक स्टेट में। किसी स्टेट में इतना बड़ा सैंपल साइज कोई सर्वे अब तक नहीं हुआ, और दलित समाज के बीच तो हुआ ही नहीं कभी। इस मायने में यूनिक भी है, चैलेंज भी है। अब जयशंकर सर से मैं टिप्पणी चाहता हूं। जी जी, जयशंकर जी प्लीज। कर रहे हैं, अशोक भी सही बता रहे थे, आप कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ दलित ही बात नहीं है, ओबीसी ईबीसी के पास भी कहाँ कोई सर्वेयर जाता है। कभी कोई ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कभी जाता है क्या? ये सब तो ऑफिस में बैठ के कुछ रिपोर्टर से बात करके, कुछ लोगों से, अखबारों के लोगों से डाटा फीड ले लिया, वो बना करके अपना जो उनका फिक्स्ड है उसके हिसाब से अपना वो दिखा देते हैं। इसलिए वो तो एक अलग ही कहानी है। देखिए, नैकडोर के बारे में जानता हूँ मैं, अशोक भारती को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, इनके और बहुत सारे कामों के बारे में भी जानता हूँ मैं। उसको काफ़ी इनके सर्वे बहुत अच्छे रहे हैं, पहले भी रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी रहे हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है। अब अभी यूपी के एक बिजली मंत्री कह रहे थे, वो हमारे संजोग से हमारे जिले के ही हैं, अरविंद शर्मा, जो प्रधानमंत्री के बड़े खास हैं और उनके मंत्रालय प्रधान पीएमओ पे बड़े अफसर भी रहे हैं, गुजरात में भी रहे हैं साथ में। वो कह रहे साहब बिहार में बिजली ही नहीं है तो फिर बिजली फ्री में देंगे कैसे? उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली मंत्री, यानी उनको भी खबर तो होगी बिहार के बारे में, वो मान रहे हैं कि बिहार में बिजली ही नहीं है। तो जब बिजली नहीं है तो इंटरनेट कहाँ से आएगा? तो ये तो एक है बात। लेकिन ये बात सही है कि दलितों के बीच में उनकी आवाज़ को जानने के लिए, उनकी सोच के बारे में समझने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है अशोक ने और प्रेम कुमार जी ने भी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जो बातें उभर करके आ रही हैं, देखिए दलितों में भी वहाँ कई तरह के लोग हैं। जो पश्चिमी बिहार है, जो हमारे पूर्वी बिहार है, जो हमारे पश्चिमी उसका यूपी से लगा हुआ है, पूर्वी बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो पश्चिमी बिहार है वो है, उसके इलाके में जाटव या चमार कहा जाए, या मतलब उस तरह के लोग जो वहाँ पे लोग हैं, पासवान लोग हैं। हो सकता है कि चिराग की जो लोकप्रियता दिखाई दी है, वो हो सकता है कि पासवान लोगों के, पासवान समाज के बीच में वो बात आई होंगी उभर करके, या बीजेपी के पक्ष में जो भी आते हैं, जैसे खटीक सोनकर हैं, ये लोग उनके परंपरागत जनाधार बन चुके हैं एक तरह से कहा जाए तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन असल बात यह है कि नीतीश कुमार को लोग खारिज कर रहे हैं, और वो तो एक मतलब अदना सा आदमी भी अगर बिहार जाएगा, घूमेगा, रेलगाड़ी में बैठेगा, बस में बैठेगा, कहीं चाय खाने में बैठेगा, तो उसको अंदाजा हो जाएगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि नीतीश कुमार अब किसी काम के नहीं रह गए हैं, और भाजपा का अलायंस भी अब उस बार उनको बचा पाने में मुश्किल है। ना तो नीतीश कुमार भाजपा को बचा पाएंगे, ना भाजपा नीतीश कुमार को बचा पाएगी। ये बात तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर के दिखाई दे रहा है। कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब हुई है हाल के दिनों में, जिस तरह से सरेआम हत्याएं हो रही हैं व्यापारियों की या किसी और की, जिस तरह से हो रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसको लेकर के जो चल रहा है, और दूसरा यह कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता तो पूरे देश में खत्म हो रही है। भाई अगर ढिंढोरची मीडिया और सरकार कुछ अलग कर दें तो बाकी सब तो यही है कि भाई हरियाणा में आपने जो किया, महाराष्ट्र में जो किया, दिल्ली में जो किया, कैसे एक पूर्व सांसद के घर पे सैकड़ों मतदाता उनके बंगले से निकल के आ गए, कैसे आ गए भाई? आज वो दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन अब इस तरह के काम होने चाहिए। और दूसरा ये कि मीडिया के बारे में तो आप जान लीजिए
कि वो प्रेम कुमार सही कर रहे हैं, ये इस सर्वेक्षण को क्यों छापेगा मीडिया? वो तो उसको छापेगा जिसके लिए उसे पैसे मिलते हैं, जिसके लिए उसको विज्ञापन मिलते हैं। वो सरकार के इच्छा के विरुद्ध तो कोई बात हो ही नहीं सकती। हाँ, एक बड़ी चुनौती जरूर है अशोक भारती के लिए भी है, प्रेम कुमार या हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है, चुनौती हमारे सामने है कि कैसे इस सर्वेक्षण की बातें जन जन तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और उस पर लोग अपना फैसला करें। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि भाई सोच बदल रहा है, दलित समाज का सोच। देखिए, चूंकि दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम ये कांग्रेस के परंपरागत आधार रहे हैं, बाबू जगजीवन राम से लेकर के और अभी तक कर रहा है। लेकिन बीच के वर्षों में बहुत सारे लोग छिटकते चले गए, ओबीसी अलग चला गया, दलित समाज के लोग भी टूटे, मुस्लिम बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद अलग हो गए, मंदिर विवाद के बाद ओबीसी के लोग अलग होते गए। तो अब एक बार फिर से जिस तरह से राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात, संविधान की रक्षा की बात और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसको देख करके दलित, माइनॉरिटी और खासतौर से अन्य लोग जो हैं वो उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, प्रभावित होकर के साथ में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ये। और जिस दिन दलित और अल्पसंख्यक कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ जुड़ जाएगा, राजीव जी, मैं तय मानिए कि ब्राह्मण समाज भी जो भाजपा से खुश अंदर से कतई नहीं है, चाहे यूपी में हो चाहे देश के किसी अन्य हिस्सों में है, लेकिन उसको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। उसको कोई विकल्प जिस दिन मिल जाएगा उस दिन वो लौट जाएगा, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। अब तीसरी बात है, देखिए जैसे ये SIR की बात है, SIR तो अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। जिस तरह से चीजें निकल करके आ रही हैं, वहाँ के लोग वहाँ बता रहे हैं, जिस तरह से पर्दाफाश हो रहा है कि साहब बिना फॉर्म भरे जमा कर लिए गए फॉर्म, और उसके बाद फिर बताया जा रहा है 86% लोगों के फॉर्म जमा हो गए और ये हो गया, वो अपने आप में बहुत ये है। तो लेकिन कुल मिलाकर के यही है कि आज की स्थिति में, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हालत और खराब होते हुए जाएगी बिहार में। जो अभी तो बाढ़ की समस्या आने वाली है, अभी जब थोड़ा एक आध महीने बाद हमको लगता है अगस्त सितंबर में, तो बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ में फंसेगा, दूसरा हिस्सा सुखाड़ में फंसेगा, जहाँ सूखे की स्थिति हो जाएगी। उससे कैसे निपटेंगे? उस समय हमारे DGP साहब क्या कहेंगे कि क्यों हत्याएं हो रही हैं, क्यों डकैती हो रही है, क्यों अपहरण हो रहे हैं? ये थोड़ा देखने वाली बात है। तो जनमानस जो है वो इनके खिलाफ होते जा रहा है। बस यही है कि मीडिया, कारपोरेट और चुनाव आयोग अब ये इनको किस हद तक कामयाबी दिलाने में योगदान कर सकता है। अगर विपक्ष के लोग, अगर इंडिया अलायंस या महागठबंधन के लोग इन चुनौतियों पर पार पा सके, और मुझे लग रहा है जिस तरह की दलित आवाज निकल करके आ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, अंदर नीचे से निचले लेवल पर भी लोग जागरूक हो रहे हैं, उतना आसान नहीं होगा उनके लिए जितना वो लोग सोच पा रहे हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं? बहुत सारी बातें यहाँ प्रेम कुमार जी, अशोक भारती जी बता रहे हैं, और भी उनके पास चलेंगे और बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन आपकी टिप्पणी। राजीव जी, एक तो जो डाटा आया है उसके हिसाब से महागठबंधन को अभी थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है। ये एक तरीके से अलार्मिंग बेल जो कहते हैं वो भी है, और उस पर थोड़ा और मेहनत करना। और राहुल गांधी जो 6 महीनों में 6 बार जा चुके बिहार, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भी शायद कोई अंदरूनी सर्वे जरूर कराया होगा, वरना 6 महीने में 6 बार राहुल गांधी किसी चुनावी राज्य में जाते नहीं है, लेकिन राहुल गांधी गए हैं। इसका मतलब ये मामला समझ में आ रहा है राहुल गांधी को कि जो कमजोरी लोकसभा चुनाव में बिहार में रही महागठबंधन की, वो क्या एक कमी हो सकती है, उसकी तरफ उनका ध्यान है। दूसरा एक सुझाव मेरा ये रहेगा अशोक जी को, प्रेम कुमार जी को, कि अब इन्हीं लोगों से जिनसे आपने सर्वे किया, नए लोगों के पास नहीं, इन्हीं लोगों से 1 महीने बाद फिर इनकी राय पूछी जाए कि इनकी राय में कोई परिवर्तन किसी तरीके का, आपने सवाल पूछते उन सवालों पर आया कि नहीं आया। दूसरा सवाल ये कि जो अंतिम 7 दिनों का डेटा है उसका एक अलग से आप एनालिसिस करें, चूंकि तब तक SIR की प्रक्रिया आ चुकी थी, तो उससे और मुझे लगता है कि नतीजे जो संपूर्ण नतीजे आए हैं उससे शायद अलग होंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और तीसरा सवाल ये कि कांग्रेस ने वहां राजेश राम को अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, उसका कोई असर दलितों पे पॉजिटिव पड़ता हुआ दिख रहा है कांग्रेस के प्रति कि नहीं? ये एक सवाल भी अगर हो तो अच्छा है। जी, सुझाव आपका वाजिब है। और राहुल गांधी 6 बार अगर जा रहे हैं तो वो अभी समझ रहे होंगे कि बिहार कितना इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ कि SIR को लेकर जो लगातार अब तो 28 तारीख को फिर से सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में,
और SIR के बाद से जो परिस्थितियां बदली हैं वो आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं, हम सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। आज सर्वदलीय बैठक हुई दिल्ली में, कल से संसद की कार्रवाई शुरू हो रही है और सर्वदलीय बैठक में सरकार थोड़ा सा डाउन दिखी, तो उससे भी समझ में आ रहा है। अब कल दिखेगा, नरेंद्र मोदी जी विदेश निकलने वाले हैं फिर से, आप लोगों को पता होगा ब्रिटेन और मॉरिशस मालदीव जा रहे हैं, या मॉरिशस मुझे ध्यान नहीं है, 2 देशों की यात्रा में मालदीव जा रहे हैं, तो फिर निकल जाएंगे। नरेंद्र मोदी को यहाँ संसद के अंदर खोजा जाएगा, नरेंद्र मोदी विदेश। लेकिन सवाल यही है, एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास, फिर अशोक भारती जी के पास, और फिर एक क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। प्रेम कुमार जी, जो 2-3 बातें यहाँ इंपॉर्टेंट, एक तो यहाँ साफ समझने की ज़रूरत हमारे तमाम साथियों को भी। कई लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर ये दलितों के बीच क्यों गए, सबके बीच क्यों नहीं गए। दलितों के बीच पहले अशोक भारती जी भी बता चुके हैं कि क्यों गए, प्रेम कुमार जी भी बता चुके हैं, हमारे तीनों बाकी साथी भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूं। कोई भी सर्वे जो होता है, मैक्सिमम सर्वे, हमारा सर्वे छोड़ के बाकी जितने सर्वे होते हैं, कॉरपोरेट करवाता है। बड़ी पूंजी उसमें लगती है, पैसा बहुत लगता है। एक साथ इतने लोगों को लेकर आप पूरे एक राज्य का सर्वे करते हैं, और जब कॉरपोरेट का पैसा लगेगा तो वो अब की बार 400 पार करवाएगा, ये तय मानिए। यहां पर अब की बार 400 पार का मामला नहीं है, यहां मामला है। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी बात कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है वो कॉरपोरेट तय करेगा। किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है वो वही तय करेगा। मैं जी प्रशांत जी आता हूं, बस एक अपना अनुभव बताता हूं। जब लोकसभा चुनाव के समय हम लोग सर्वे कर रहे थे तो यूपी में हमारे सर्वेयर को, एक अब नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कंपनी है, सर्वे एजेंसी है, अब की बार इतना पार का नारा देने वाली, उनके सर्वेयर मिल गए। अब वो हमारे सर्वेयर से उन्होंने कांटेक्ट किया था। अब जब मैंने बोला कि यार जरा पता करो भाई कि ये लोग सर्वे कर कैसे रहे हैं, प्रेम कुमार जी, अशोक भारती जी, बहुत मजेदार है तथ्य, चूंकि अभी आप लोगों ने करवाया, तो मालूम हुआ कि जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं इनको कह दिया गया कि आपके अंदर 12 जिले हैं, 12 जिलों का आप प्रभारी हैं, और उनको नंबर दिया गया उन अखबारों का, नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, उन अखबारों का जो घोषित तौर पर डंका बजाते हैं, और उनके पत्रकारों से आप पूछ लीजिए और हो गया करके भेज दीजिए। ऐसा सर्वे होगा तो किन दलितों के बीच जाएगा कौन सा सर्वेयर, किन आदिवासियों के बीच जाएगा कौन सा सर्वेयर, आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए यहां अलग अलग भाग में, और बिहार का जहां तक सवाल आता है तो बिहार में दलित, महादलित, इन सब की बात आती है। इसीलिए, और यहीं से शुरुआत होती है वहां की राजनीति की। सबकी निगाहें वहीं टिकी हुई हैं, नरेंद्र मोदी की निगाह भी टिकी हुई है। थोड़े दिनों में देखेंगे आप जाके किसी का पैर धोते हुए नजर आएंगे। प्रशांत जी जोड़ना चाहते हैं? सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूं कि वो जो सर्वे होते हैं कॉर्पोरेट के, जो 400 पार के सर्वे हुए थे, वो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए होता है। और याद कीजिए राजीव जी, जब हम लोग एग्जिट पोल अपना कर रहे थे और उसके बाद जब एक्चुअल चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, 10 लाख करोड़ निकल गया था इन्वेस्टर्स का। बिल्कुल। तो ये स्टॉक मार्केट के खेल के लिए सर्वे होते हैं, एग्जिट पोल होते हैं। और इतना ही नहीं, एक वक्तव्य, एक बयान भी याद कीजिए। 4 तारीख को रिजल्ट आना था, 4 जून 2024 को, और 2 जून को या 1 जून को आखिरी चुनाव। और सलाह दी गई थी कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दो। सलाह देने वाले देश के गृह मंत्री थे, खुले तौर पे कह रहा हूं क्योंकि उनका बयान है, इसलिए कोई डर नहीं है, बयान है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि पैसे लगा दो। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कह रहे थे पैसे लगा दो, खूब लूट लोगे, बहुत पैसे मिलेंगे शेयर मार्केट में। क्या था ये? खैर प्रेम कुमार जी जरा ये बताइए, जो सलाह इधर हमारे साथी अमलेंदु जी दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे सर्वे में क्या आपको इस बार 2020 का चुनाव और 2025 के चुनाव में फर्क नजर आ रहा है?
सर्वे तो निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि महागठबंधन सर्वे को किनारे रख के मैं एक इंडिविजुअल विश्लेषक के रूप में बात कर रहा हूं जी, तो फर्क ये आ रहा है कि राहुल गांधी एक पॉपुलर लीडर के रूप में दिख रहे हैं जो पिछले चुनाव में एब्सेंट था, और फर्क ये आ रहा है कि महादलित नीतीश कुमार से दूर जा रहे हैं, और इसी तरीके से महादलित इन्हीं दलित से बाहर भी आप देखें तो नीतीश कुमार से सहानुभूति रखने वाले लोग भी कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब दूसरा नेता आना चाहिए। ये भी नई बात है, इससे पहले नहीं दिखता था। और एक बात और दिखती है कि मैं चूंकि सर्वे में ही डूबा हूं, इसलिए सर्वे से बाहर निकाल ही नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल, ये तो बेस है आपका, बहुत बढ़िया है, आधार है आपके पास। एक अमलेंदु उपाध्याय जी जो बोल रहे थे ना कि महागठबंधन को सीखने और जानने की जरूरत है, तो मैं बस सर्वे का रुझान बता रहा हूं, मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा, सुझाव अपना जिनको निकालना है वो निकालेंगे। सर्वे ये कहता है कि पासवान जी, चिराग पासवान दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन सर्वे ये भी कहता है कि चिराग पासवान को अपनी ही दुसाध समाज का 40% ही समर्थन प्राप्त है। ये बहुत बड़ी बात है। एक रामविलास पासवान जी के पास में तो 80, 90% अपने समाज का होता था, लेकिन इनको नहीं मिल रहा है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि दलित समाज कह रहा है कि हमको अपना नेता चाहिए, इसके बावजूद कि वो गैर दलित को सबसे ज्यादा पसंद कर रहा है, तेजस्वी यादव जी को सबसे ज्यादा पसंद कर रहा है, फिर भी उन दलित समाज में एक संदेश देने की कोशिश की है, अपनी बेचैनी दिखाने की कोशिश की है कि हमें महागठबंधन से भी अपना नेता चाहिए। ये महागठबंधन के लिए ये एक टेक अवे है जो मैं निकाल कर बता रहा हूं, वो दिखता है। ये इशू वाइज आप देखिएगा, इशू वाइज सब लोग त्रस्त हैं इस सरकार से, वो बता रहे हैं। नेता का सवाल आता है तो जरूर नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, राहुल गांधी, इसमें तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी इसमें बटते हैं, लेकिन राजनीतिक लाइन लेने का सवाल आता है तो मतदाता सीधे तौर पर अभी की सरकार को, एनडीए की सरकार को हटाने के पक्ष में दिखते हैं, महागठबंधन को बुलाने के पक्ष में दिखते हैं। इशू कल्ट वाइज कुछ डिफरेंस जरूर है, तो वो बिहार की राजनीति नेताओं के इस पर छत्र छाया में उसके हिसाब से चलती है, कल्ट का एक होता है महत्व, वो दिखता है, लेकिन पॉलिटिकल लाइन एकदम साफ है। और जो उत्तर है आपका वो दलित लाइन सर्वे को, दलित समाज पॉजिटिव वोट करता है। ये बात मैं खुलकर कह रहा हूं, दलित किसी को हराने के लिए वोट नहीं करते। दलित आप समझिए, प्रशांत किशोर जो ब्राह्मण है उनके लिए भी 7% का समर्थन लेकर खड़ा है। दलित समाज, ओबीसी, तेजस्वी यादव है, उनको सबसे ज्यादा पसंद कर रहा है और अपने समाज के लोगों को पसंद कर रहा है, लेकिन फिर भी लीडरशिप नहीं दे रहा है। समझिए, बड़ी बात है ये। तो ये जो पॉजिटिव अप्रोच है दलित समाज का, ये बहुत बड़ा टेक है और इस यहाँ से पूरे समाज का डायरेक्शन दिखता है। भाई, मुसलमान तो किसी को हराने के लिए वोट करते हैं, सबको पता है। सवर्ण तो किसी सत्ता को बचाने के लिए वोट करते हैं, सबको पता है। ओबीसी अलग अलग हिस्सों में बटे होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन दलित जिस तरफ उनका एक पूरा वोटर का सेंस जाएगा, उधर सरकार बनती दिखेगी। दलितों का समर्थन महागठबंधन के पक्ष में था और सरकार बदलती हुई नजर आ रही थी, किसी वजह से नहीं बदली। इस बार वो फर्क स्पष्ट रूप से बढ़ा हुआ है महागठबंधन के फेवर में, तो इसलिए मैसेज साफ है कि सरकार बदलने के लिए जनता तैयार है। इसलिए दलित का सर्वे करना पूरा आईना दिखाता है चुनावी प्रक्रिया। जी 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 अशोक भारती जी, एक तो ये कि अभी चूंकि 3-4 महीने का वक्त है, आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या इस सर्वे को आगे भी आप लोग कंटिन्यू करेंगे, एक सवाल ये। दूसरा कि कुछ एरिया ऐसा है, हालांकि इस सवाल का जवाब आप दोनों में से कोई भी, लेकिन अशोक जी आप ही दीजिए। कुछ एरिया ऐसा है जैसे भोजपुर का एरिया, कोसी का एरिया, राहुल गांधी काफ़ी पॉपुलर हैं,
63-64% पॉपुलर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी ज़बरदस्त है। क्या कारण हो सकता है ऐसे एरिया में? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने भी देखा है कि जो रीजनल वेरिएशन है वो, जैसे बिहार को हमने 6 अंचलों में बांटा, और ये जो भोजपुर आरा वाला जो क्षेत्र है, हमको ये समझना है कि यहाँ पर जो दलितों की डोमिनेंट कास्ट है वो रविदास चमार कास्ट है, और वो क्लियरली महागठबंधन के साथ दिखाई दे रही है। और हम ये भी देख रहे हैं मिथिलांचल वाला जो क्षेत्र है और जो सीमांचल वाला क्षेत्र है, वहाँ पे दलित जातियों की आबादी कम है, इस वजह से वहाँ पर एनडीए ज़्यादा है। और दलित आबादियों में जिन जातियों की आबादी सीमांचल क्षेत्र में है, मिथिलांचल क्षेत्र में है, वो जो ज़्यादातर जातियाँ हैं उनका झुकाव जो है वो एनडीए की तरफ है। वहाँ रविदासों की संख्या कम है, वहाँ पर जो दुसाध की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर मुसर की संख्या ज़्यादा है। लेकिन हमने एक चीज़ ये भी नोट किया कि जहाँ जहाँ रविदास है वहाँ वहाँ जो अन्य जातियाँ हैं वो महागठबंधन के साथ, जहाँ जहाँ दुसाध डोमिनेंट फोर्स है वहाँ वो जो है एनडीए के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक हमने देखा। और जो 2 क्षेत्र आपने जो बताए, कोसी वाला क्षेत्र है और भोजपुर आपने बताया, कोसी और वाला क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में बेसिकली जो सोशल इक्वेशन है वो कांग्रेस के पक्ष में टर्न हो चुकी है, क्योंकि वहाँ रविदास की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर दुसाध भी बड़ी संख्या में जो है वो महागठबंधन के साथ हैं, मुसर भी महागठबंधन के साथ हैं। तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव पर निर्भर करता है कि कौन सी कास्ट जो है पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट कर रही है। ये उस पर निर्भर करता है कि कौन सी कास्ट है जो पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट कर रही है। मुझे लगता है जो मिथिलांचल और सीमांचल में दुसाध जाति नैरेटिव क्रिएट कर रही है तो वो एनडीए के पक्ष में जा रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में जो नैरेटिव क्रिएट करने वाली जाति है वो रविदास चमार है, तो इसलिए वो कांग्रेस की फेवर में, महागठबंधन की फेवर में जा रहा है। तो एक तो ये बड़ा फैक्ट है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता था कि हमने हर रीजन वाइज, हमने पूरी कास्ट वाइज एनालिसिस किया है, पर आज शायद उसके लिए इतना समय नहीं होगा। लेकिन हमने बिहार में, मैं पर एक आंकड़ा जरूर देना चाहता हूँ कि बिहार में जो है टोटल 23 जातियां हैं जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में आती है, और जो है 9 जातियां हैं जिनकी आबादी कुल शेड्यूल कास्ट का जो है, कुल शेड्यूल कास्ट का 97.8% है, 97.8% है। और जो 14 जातियां उनकी आबादी केवल 2.8% है। तो ये जो एक आंकड़ा है, तो अगर हम जातिवार नहीं देखेंगे तो हमको बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि तमाम शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं, मेजॉरिटी ऑफ उनकी जो मेजॉरिटी है वो महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रही है। और वो संविधान के प्रति, एक चीज और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, अगर आप मेरे को इजाजत दें। एक सवाल आया था, रिजर्वेशन पे सवाल आया था। आप ये, हम सबको ये समझना है, मैं समझता हूँ आप सब विद्वान लोग हैं, आप जानते होंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का तय है, उनको उनकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन मिल रहा है और मिलेगा, और कानूनी तौर पे तय है। लेकिन आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग का जो वो 82-83% लोग समर्थन कर रहे हैं, वो पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के समर्थन में खड़े हैं। वो अपने लिए आरक्षण नहीं मांग रहे, वो पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के समर्थन में इतने बड़ी ताकत के साथ वो उस मांग के साथ हैं। तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल जो है बिहार में जो चिन्ह हमको दिखाई दे रहे हैं कि दलित जो है पिछड़े और अति पिछड़े के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। और ये एक कॉम्बिनेशन इमर्ज हो रहा है जिसको राहुल गांधी सामाजिक न्याय पे, तेजस्वी यादव जो है जिसको A to Z कह रहे हैं, और अखिलेश यादव जिसको PDA कह रहे हैं। धीरे धीरे हम माने ना माने, लेकिन ये एक फिजा में आता जा रहा है, और ये वही है जिसको मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन कहा था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा एक छोटा कमेंट प्रशांत जी आपसे, फिर क्लोजिंग में आएंगे जयशंकर जी। प्रशांत जी, ये जो बिग पिक्चर इमर्ज हो रही है इस सर्वे से, वो 2-3-4 चीजें बहुत स्पष्ट रूप से इमर्ज हो रही हैं। एक तो संविधान की बात नीचे तक गई है, और ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ये काम किया है बिहार में।
दूसरा, आरक्षण, जैसा अशोक जी कह रहे थे, आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर ये बात राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, ये बात नीचे तक गई है, ये चुनावी मुद्दा है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या फिगर है अनएम्प्लॉयमेंट की? 82% लोग कह रहे हैं कि आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए। बहुत बड़ी संख्या है ये राजीव जी, 82%। और अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा वहां पे है। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है वो चुनाव आयोग की जो कारगुजारी है। 71% लोग, जिसमें 5% लोगों की कोई राय नहीं, इसका मतलब कि वो लगभग 75-76% लोग, लगभग 2/3 आबादी, 2/3 लगभग, क्या 2/3 से ज्यादा आबादी चुनाव आयोग के इस ड्राइव को रिजेक्ट कर रही है। बिल्कुल। अब इसका दूसरी जातियों में अगर आप इसको एक्सट्रापोलेट करें, मुस्लिम्स और ओबीसीज और जो गरीब जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं, तो वो उतना ही बड़े आबादी जो है रिजेक्ट कर रही है। तो ये 3-4 बड़े मुद्दे बिहार से निकल कर आ रहे हैं: संविधान, आरक्षण की सीमा, चुनाव आयोग, ये जो SIR चल रहा है, और बेरोजगारी। और एक बड़ा जो काम हुआ है चुनाव आयोग को, जिसका पूरा जो है तमगा मिलना चाहिए, जिसके लिए कि बिहार के चुनाव होने अक्टूबर-नवंबर में। आमतौर पे चुनाव के 2 महीने पहले चुनाव की गर्मी शुरू होती है। इलेक्शन कमीशन ने इसको 2 महीने और पहले कर दिया जी। बिल्कुल। तो बिहार में इस SIR की वजह से चुनाव का माहौल बन चुका है। ये जो मेडल है वो चुनाव आयोग को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चुनावी मौसम आ चुका है बिहार में, और बरसात तो है ही, यानी मानसून की फुहारों के साथ, बौछार के साथ चुनावी गर्मी का मज़ा भी लीजिए। जयशंकर जी, क्लोजिंग कमेंट। और बिहार के चुनाव ओवरऑल, अभी आपके सामने सब कुछ है, और ये जो आंकड़ा सर्वे दलितों के द्वारा, दलितों के बीच, और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि बिहार के लिए, कई बार बोल चुका हूँ, बिहार के लिए ये वर्ग जो है वो बहुत कुछ यहाँ रखता है, मायने रखता है। और पिछले चुनावों में और इससे पहले भी बार बार कहा जाता रहा है कि जो दलित समुदाय है वो बहुत हद तक NDA की तरफ जा चुका है, ये भी कहा जाता रहा है। इसीलिए ये यहाँ पे, और पता नहीं किस ढंग से वो सर्वे आता है, किस ढंग से रिजल्ट आते ही कौन सा वर्ग, कौन सा क्लास किसके साथ चला गया, CS DS और इन लोगों ये आंकड़े तुरंत लेके चले आते हैं। मुझे नहीं समझ में आता इतनी जल्दी कैसे ले आते हैं। खैर, फिर भी आप जानते हैं बेहतर। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि यहाँ साफ साफ आने वाले, अभी मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन साफ साफ आने वाले समय में क्या नीतीश कुमार के लिए परेशानियां बढ़ते हुए आप देखते हैं? उपेंद्र कुशवाहा की सलाह, महेश्वर हजारी की सलाह अलग है, उसके अलावा AK शर्मा जी की बात आप बता चुके हैं कि आप कितनी भी बिजली माफ़ करते रहो, बिजली दोगे तब तो माफ़ी की बात आएगी। ये सब कुछ एक तरह से, ये नहीं लगता आपको कि नीतीश कुमार को घेर लिया गया है, और NDA और खासकर उनका सबसे बड़ा सहयोगी BJP वो ये चाह रही है कि नीतीश बाबू पहले सरेंडर कर दें? लगता है क्या? मुझे लगता है कि किसी तरह का के अंदरूनी पैक्ट भी शायद BJP और नीतीश कुमार के बीच में हुआ होगा। सरेंडर तो लगभग कर ही चुके हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे इशूज आए, वक्फ कानून में जो संशोधन किया उस पर जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया NDA की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, उसको लेकर के कभी उनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो जो उनका जो परंपरागत या कहे जो ठोस जनाधार रहा है, वो अल्पसंख्यकों के बीच का एक हिस्सा भी रहा है, और उनके लोग वहाँ जीतते भी रहे हैं, उनके लोग आते भी रहे हैं। दूसरा जो है, जैसे दलितों में महादलित उनके साथ रहे हैं, उसी तरह से OBC में कुर्मी कुशवाहा के अलावे अत्यंत पिछड़ी जातियां, जिसे आप EBC कहते हैं, उनके 55 भी कहते हैं जिसको, तो उनके बीच में भी नीतीश कुमार का काफी बड़ा जनाधार रहा है। नीतीश कुमार को वो लोग अपना
मानते हैं लोग कि हमारे लिए बहुत इन्होंने किया है और काम कर रहे हैं। महिलाएं हैं, महिलाओं के बीच में भी नीतीश कुमार का काम रहा है, नीतीश कुमार के बीच के लिए उनके मन में भी एक आकर्षण रहा है, लेकिन वो तिलिस्म धीरे धीरे टूटने लगा है। अभी राष्ट्रीय जनता दल ने जो अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है मुरलीलाल मंडल जी को, जो अति पिछड़ी जाति के ही हैं और सांसद रहे हैं, पहले कई बार विधायक रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के बहुत करीब रहे हैं वो, तो उनको बना करके एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। दूसरी बात, जब हम अशोक भी डिस्कस कर रहे थे, जब इलाकावार जब बातें हो रही थी, तो जो सेंट्रल बिहार है या जो भोजपुर और सासाराम का इलाका, रोहतास और भोजपुर का इलाका है, इन इलाकों में पहले भी दलित समाज के लोग महागठबंधन के साथ रहते थे और लोकसभा का चुनाव जो था उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। लोकसभा के पिछले चुनाव में भी जो महागठबंधन को सबसे अधिक सीटें मिली वो इन्हीं इलाकों से मिली। वहाँ पे पिछड़ी जातियों के लोग, दलित समाज के लोग और अकलियत के लोग एक साथ मिलकर के एनडीए के खिलाफ और महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया था उन्होंने, इसलिए उनकी दुर्गति ये हुई है। तो अगर ईबीसी और महिलाओं के बीच में भी कोई सेंध लग जाती है महागठबंधन की, जैसा मुरलीलाल मंडल जी को बनाने के बाद एक शुरुआत हो गई है, अब कितना कारगर होगी ये चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन अगर ये काम हो गया तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं उनके पास, क्योंकि अगर दलित हट जाएगा, अल्पसंख्यक तो हमको लगता है कि अब तो 90 से 95% के तकरीबन तो महागठबंधन के साथ हो गया। 2-4% ही जो कुछ लोग होंगे इधर के उधर हो सकते होंगे। और देखिए, जैसे मैंने कहा, सेंट्रल बिहार के इलाकों में यहाँ CPIML का बहुत बड़ा काम है, उनका ठोस संगठन भी है और लोगों के बीच में उनकी पैठ भी है। और ज़्यादातर पैठ हमने, चूंकि उस समय मध्य बिहार के इलाकों को बहुत कवर किया, जब हम पटना में रहते थे, रविवार के लिए काम करते थे या हिंदुस्तान के लिए भी जाते थे जब हम, तो हमको उसकी ज़मीनी हकीकत मालूम है। तो उन लोगों के बीच उनका काम है और वो शिक्षित प्रशिक्षित लोग हैं, वो एक तरह के काडर बन चुके हैं। अब उनको आप आसानी से दबा या धमका नहीं सकते हैं या प्रलोभित नहीं कर सकते हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण एंगल वो भी है। मेरे ख्याल से ये बात अशोक जी को भी और प्रेम कुमार जी को भी वहाँ घूमते समय नजर आई होगी। तो ये सिनारियो तो पूरी तरह से बदलते हुए दिखाई दे रहा है। बस यही है कि ये सब चीजें तेजस्वी यादव या महागठबंधन के नेताओं में ओवर कॉन्फिडेंस न भर दें। कहीं क्योंकि रैलियां होती हैं, बड़ी भीड़ आती है। पिछले बार भी विधानसभा के चुनाव में हम देख रहे थे तेजस्वी यादव की रैलियों में 50,000 लाख लोग जमा होते थे और लगता था कि पूरा एकदम पलट हो गया है बिहार का। अभी देखिए, नरेंद्र मोदी गए थे, मोतिहारी में गए थे जी, कितने बड़े झुट्ठे हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में मैं कहना चाहता हूँ। मोतिहारी में जाके कहा कि हम मुंबई बनाएंगे और गया को गुड़गांव बना देंगे। उसी मोतिहारी में जब पिछले चुनाव में, जब 2014 के चुनाव में गए थे वो, और वहाँ उन्होंने भाषण किया था और कहा था कि बंद पड़ी शुगर मिल को हम चालू करवाएंगे और अगली बार जब हम बिहार में आएंगे तो इसी शुगर मिल से बनी हुई चाय की चीनी से बनी हुई चाय पियेंगे हम बैठ के आपके साथ। अब इस बार जाकर के वो चीनी मिल तो आज तक बनी नहीं। वो चीनी मिल की जो जमीन थी, जो सारे सामान था, वो भाजपा के नेताओं के पास चला गया। अब खरीदा के कब्जा किया मालूम नहीं है, तो वो हो गया। वो तो बना नहीं कुछ भी, लेकिन अब उसको मुंबई बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। लोग अपने को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं एनडीए की सरकार के साथ। नीतीश कुमार, अच्छा मजेदार बात है कि नीतीश कुमार उस समय भी मंच पे बैठे हुए थे, इनके मोदी जी के साथ मंच पर भी बैठे हुए थे। तो इसलिए लोग अब धीरे जवाब देना चाहते हैं, खुल करके सामने आना चाहते हैं। बस वही है कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, और दूसरा ये कि जो चुनाव आयोग की हरकतें हैं उन पे गहरी नजर बनाए रखिए, क्योंकि कब ये क्या खेल कर देंगे इसका कोई किसी को पता नहीं है। अभी तो SIR चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनके तर्कस में बहुत सारे तीर हैं। जैसे बिल्कुल होंगे, ईवीएम की मशीनें बदल देना या कुछ ऐसे कर देना, इस तरह के बहुत सारे काम हैं। उस पर अगर आप सतर्क और जागरूक रहें तो बात बन सकती है। और मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बिहार से विदा होने वाली है। जी बिल्कुल। वक्त अभी है 4 महीने का, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है और ये महीना जो है वो जुलाई का बीत रहा है। इसके बाद अगस्त सितंबर एंड में चुनाव की घोषणा होगी। 4 नहीं बल्कि 2 महीने का वक्त है। और उससे पहले एक शानदार सर्वे के लिए बधाई। नैकडोर के चेयरमैन
अशोक भारती जी को और हमारे साथी प्रेम कुमार जी को इस पूरे सर्वे को, और बहुत ही शानदार ढंग से, और बिहार के लिए ये सर्वे कितना इम्पॉर्टेंट है ये बिहार को जो लोग अच्छी तरह से जानते हैं वो समझ सकते हैं। और आप लोग इस काम को और आगे बढ़ाइए, हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रेम कुमार जी, अशोक जी, और बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी आपका, प्रशांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। दोस्तों इस वक्त हम एक जो नैकडोर का जो सर्वे है उस सर्वे पे चर्चा कर रहे थे, और उसमें भी दलितों के द्वारा, दलितों के बीच का ये सर्वे और किधर जा रहा है बिहार का दलित समुदाय, ये जानने समझने की कोशिश। एक एज है, बहुत शानदार एज है महागठबंधन के लिए, और महागठबंधन के नेताओं को जैसी सलाह हमारे तमाम साथियों ने दी, पैनलिस्ट साथियों ने, कि महागठबंधन के नेताओं को थोड़ा सा ज़मीनी हकीकत और ज़मीन पर पांव रखते हुए आगे बढ़ के और बहुत चौकन्ना होकर आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा, क्योंकि SIR जिसमें ऑलरेडी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कह दिया है और वहां के लोग भी जान रहे हैं कि यहां कुछ घपला हो सकता है, कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, वैसी गड़बड़ियां जो महाराष्ट्र में हुई हैं या वैसी गड़बड़ियां जो हरियाणा और इधर दिल्ली में हुई, क्या अगर वैसी गड़बड़ियां होती हैं तो फिर चुनाव कहीं का कहीं जा सकता है। लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, और सर्वे ऐसे आते रहेंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कल से लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ कल से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। उधर बिहार में भी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम तमाम जमीनी हकीकतों को सरकार के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, और हमारी निगाहें टिकी रहेंगी आप तक। हम तमाम ऐसे खबरों का विश्लेषण लेकर न्यूज पॉइंट में आएंगे ही। उसके अलावा आप 12 बजे दिन में हमारे साथ रोज देखते हैं, हमारे साथी लेकर आते हैं न्यूज रूम से ब्रेकिंग, वो भी आप देखेंगे। लोकसभा और विधानसभा की कार्रवाइयों के अलावा उधर सुप्रीम कोर्ट में भी कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स, फैसले अब इस सप्ताह आना शुरू होंगे। हो सकता है कि एक फैसला वक्फ बिल को लेकर आ जाए, तो उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। तो जो भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी खबरें आप देखते रहते हैं। घूमता हुआ आईना हर रविवार अपलोड करता हूं, लगभग 15 मिनट का वीडियो देखना मत भूलिएगा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में आप लोग जुड़े रहे। कल शाम 7 बजे फिर